सनी, गुड मॉर्निंग सभी को। आज मैं, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि संडे स्पेशल सीरीज का टॉपिक ही है कि जो मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की जो शारीरिक दक्षता परीक्षा है उस संबंध में आपको सारी दी जाएगी। डूज एंड डोंट्स होंगे। बेसिकली अब लास्ट टाइम आ चुका है और हाल ही में अभी एक न्यूज आई है कि जो फिजिकल की डेट है वो थोड़ी बढ़ा दी गई है। तो कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जो अभी तक फुली प्रिपेयर्ड नहीं होंगे, तो इस एग्जाम की तैयारी और अच्छे से, इस फिजिकल की तैयारी और अच्छे से कर सकते हैं। जैसा कि हमारे साथ जो आज रिसोर्स पर्सन जुड़े हुए हैं वो आज आपको बहुत अच्छे से बताएंगे कि कैसे आपको और तैयारी करनी है, कैसे अपने आप की परफॉर्मेंस को सुधारना है, चाहे वो फिजिकल, चाहे वो रनिंग हो, चाहे लॉन्ग जंप हो, चाहे शॉर्ट पुट हो। तो चलिए मैं आपको एक जनरल ओवरव्यू देता हूँ ये दक्षता परीक्षा के बारे में। उसके बाद हम अपने एक्सपर्ट्स को जोड़ेंगे। जैसा आप सभी को स्क्रीन पे दिख रहा है कि सबसे पहले आप सभी को पता है कि मध्य प्रदेश पुलिस जो कांस्टेबल एग्जाम होता है उसमें सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होता है। उसको क्लियर करने के बाद आपका द्वितीय चरण होता है जिसमें आपकी बेसिकली फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है, जहाँ आपकी शारीरिक दक्षता का परीक्षण होता है। तो नेक्स्ट, तो जैसा कि आप सभी को पता है कि इस जो आरक्षक जीडी जो एग्जाम है उसमें हमें बेसिकली 30 अंक, 100 नंबर का टोटल है इसमें मार्क्स। और हमें कम से कम 30% मार्क्स लाने पड़ेंगे। जैसे कि 100 में से 30 अंक कम से कम हमें लाने पड़ेंगे। उसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस बार जो पैटर्न चेंज हुआ है उसमें 50% स्टडी के, मतलब 50% आपका जो रिटन एग्जाम है उसके मार्क्स रहेंगे और 50% आपके फिजिकल के मार्क्स रहेंगे। तो आपको आगे चल के हम अभी बताते हैं कि किस तरह से मार्क्स का सेग्रीगेशन किया है। जो 3 इवेंट्स होने वाले हैं उनमें सबसे पहले क्या होगा, रनिंग होगी, उसके बाद होगा लॉन्ग जंप और उसके बाद होगा आपका शॉर्ट पुट। आप सभी को पता है कि शॉर्ट पुट में जो मेल होता है उनको 7.26 kg का गोला दिया जाता है, वहीं पर महिलाओं को 4 किलोग्राम का गोला मिलता है। और 800 मीटर दौड़ में एक अवसर प्राप्त होता है और उसके अलावा बाकी ये तीनों हैं उनमें आपको 3 अवसर प्राप्त होता है। ये आपको जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि इस बार जो रनिंग है या लंबी कूद है या गोला फेंक है, तो उसमें किस किस कैटेगरी में कितने मार्क्स मिलेंगे ये आपका सर्कुलर भी जारी होगा, उस हो चुका होगा। उसमें आपको पता होगा कि किस कैटेगरी में आने से, किस कैटेगरी में आने से आपको इतने परसेंट, इतने मार्क्स मिल जाएंगे। अगर मान के चलो आपकी दौड़ 2 मिनट 4 सेकंड से 6 मिनट 6 सेकंड्स के बीच में रहती है, तो आपको दौड़ में 40 में से 40 मार्क्स मिल जाएंगे। और 0 मार्क्स कब मिलेंगे, जब आप 3 मिनट 18 सेकंड क्रॉस कर जाते हैं, तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे दौड़ में। तो ऐसे ही सारी जो कैटेगरीज है उनको डिवाइड किया गया है। ऐसे ही लंबी कूद में देखा जाए तो 5.57 इज इक्वल टू 18 फीट के समथिंग होता है। तो ऐसे ही 8.76 मीटर जो शॉर्ट पुट है, शॉर्ट पुट में आपका मैक्सिमम जब 30 में से 30 मार्क्स जब मिलेंगे तो आप 28 फीट बोला, उससे अगर कम फेंकेंगे तो ऐसे ही मार्क्स कम होते जाएंगे। तो आप इन तीनों जो इवेंट्स हैं, तीनों को मिलाकर आपके कम से कम 30% मार्क्स होने चाहिए। जैसे अगर मान के चलिए एग्जाम 100 मार्क्स का है, फिजिकल एग्जाम, आपके 30 नंबर कम से कम होने चाहिए। ठीक है, तो ये इस बार ऐड किया गया है। 50% मार्क्स का वेटेज है वो रिटन एग्जाम से, और 50% मार्क्स ये फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जैसे पुरुष के लिए क्या है, अगर 3 मिनट 18 सेकंड से ज्यादा ले लेते हैं टाइम, तो क्या होगा, आपको 0 अंक दिए जाएंगे दौड़ में। और उसके अलावा अगर आप 2 मिनट 4 सेकंड से 6 सेकंड के बीच में आ जाते हैं तो आपको 40 में से 40 अंक मिलेंगे। उसके बीच में आपके मार्क्स कम होते जाएंगे। तो ऐसा ही वो एक जो लिस्ट बनी हुई है उसमें आप देख सकते हैं कि अभी आपकी प्रैक्टिस में कितना टाइम आ रहा है। जब आप अपने प्रैक्टिस लगाते हैं दौड़ की, तो आपका कितना टाइम आ रहा है, उससे आप आकलन कर सकते हैं कि आप किस कैटेगरी में जा रहे हैं और आप बढ़ा कैसे सकते हैं। वो हमारे साथ जो रिसोर्स पर्सन जुड़े हुए हैं वो आपको इस संबंध में और बेहतर तरीके से बता पाए। लंबी कूद में 2.96 मीटर से अगर आप कम कूदते हैं, 2.96 मीटर इज इक्वल टू लगभग 7-8 फीट होगा। अगर उससे आप कम कूदते हैं तो आपको कुछ भी अंक नहीं मिलेंगे, आपको 0 अंक मिलेंगे। वहीं पर अगर आप 18 फीट कूद जाते हैं, आपकी जंप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, तो आप डेफिनेटली 30 अंक प्राप्त कर सकते हैं। उसके बीच में ऐसे ही आपका मार्क्स घटते जाएंगे।
गोला फेंक में 3.83 मीटर, लगभग 10-11 फीट के समथिंग अगर आपका गोला गिरता है तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, मतलब आपको 0 अंक मिलेंगे। और अगर आपका गोला 28 फीट के ऊपर गिरता है तो आपको फुल 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स मिलेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, ये मैंने आपको सारी जानकारी दे दी है कि पुरुष के लिए ये बेसिकली ये जो अर्हताएं हैं, ये जो एलिजिबिलिटी है, ये कंडीशंस आपको दी गई हैं कि अगर आप इस कैटेगरी से ऊपर निकल जाते हैं तो आपको इतने मार्क्स मिलेंगे, उससे कम रहते हैं तो आपको उससे कम मार्क्स मिलेंगे, और 0 भी मार्क्स है तो इसका मतलब ये है कि डिस्क्वालीफाई इस बार नहीं है, 0 मार्क्स, बट 30% मार्क्स होने चाहिए तभी आप फिजिकल एटलीस्ट क्वालिफाई कर पाएंगे, मेरिट में आपके मार्क्स जुड़ पाएंगे, आप मेरिट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। बट उसके बाद भी एक कंडीशन है कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका सफल होना चाहिए। कभी कभी कोई जो एस्पिरेंट है वो डॉक्यूमेंट प्रस्तुत नहीं कर पाता है और जिसके कारण वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है। ये जो इस बार महिलाओं के लिए जो क्राइटेरिया वो है कि 800 मीटर जो दौड़ है, अगर वो 261 से अधिक मतलब सेकंड्स लेती हैं अगर वो 800 मीटर कवर करने में, तो उनको 0 अंक मिलेंगे। इसका मतलब है 4 मिनट 20 सेकंड्स, अगर उससे ज्यादा अगर ये समय ले लेते हैं तो 0 अंक मिलेंगे। और वहीं पर अगर 3 मिनट के समथिंग, अगर 2 मिनट 54 सेकंड के समथिंग है तो उनको 40 अंक मिल जाएंगे। तो ऐसे ही वर्गीकरण किया गया है। डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके अगर नहीं है तो आप अपने पास रखिए, या क्योंकि ये सारे डॉक्यूमेंट्स होना जरूरी है, अदरवाइज आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। क्योंकि आपको सबसे पहले जो आपका जो आपकी जो परीक्षा होती है उसका जो कॉल लेटर होता है वो होना जरूरी है आपके पास, आपका एडमिट कार्ड, आपकी जन्म तिथि प्रमाण पत्र नहीं है तो 10th की मार्कशीट भी उसका दान कर जाता है। आपका मूल निवासी होना बहुत जरूरी है, आपका आधार कार्ड या कोई भी अन्य आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए जो आपने पेपर जब फॉर्म भरा था उस टाइम पे जो शो किया था वही होगा। उसके अलावा आपकी जो आपने क्वालिफिकेशन भरी है उस तक के सर्टिफिकेट्स आप पे होने चाहिए, ओरिजिनल प्लस फोटो कॉपी। फिर उसके बाद आपका मध्य प्रदेश का जो रोजगार पंजीयन प्रमाण पत्र है वो होना चाहिए, वो तो बहुत नेसेसरी, अदरवाइज आप सभी को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए। तो ये सारे बेसिकली अगर आप शासकीय सेवा में हैं तो आपके जो एनओसी सर्टिफिकेट होता है, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, तो वो आपके पास होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आपको परमिशन नहीं दी जाएगी। और अगर आप कोई भी कैटेगरी से आते हैं, मान के चलिए आपने ओबीसी से फॉर्म भरा है तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना बहुत जरूरी है। अगर आप जनरल हैं और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं तो आपका वो बहुत होना, जो आपका हाँ, अगर आपने कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मान के चलिए आपने अपने फॉर्म भरते समय कोई अवार्ड दिखाया कि आपको विक्रम पुरस्कार मिला हुआ है तो उस संबंधी आपका प्रमाण पत्र होना चाहिए, है ना। आप अगर भूतपूर्व सैनिक रहे हैं या आपने कहीं भी जॉब किया है तो आपका वो सर्टिफिकेट होना चाहिए, राइट। सो ये सारी चीजें हैं, ये होना आपके पास बहुत जरूरी है। और 5% का बोनस अंक भी मिलता है अगर आपने आपके सर्टिफिकेट है एनसीसी, जो हमने कैटेगरी बताई गई है, जैसे आप भूतपूर्व सैनिक रहे हैं या निर्वाचन के अतिशेष कर्मचारी, आपने बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम किया है, या अतिशेष कर्मचारियों को उनको 5 जो अंक है या 5% बोनस अंक मिल जाता है, राइट। एनसीसी के छात्र जिन्होंने बी और सी सर्टिफिकेट ले रखा हो तो उन सभी को ये नोटिफिकेशन में बिल्कुल मेंशन है कि उनको सबको 5% की छूट दी जाएगी इस मध्य प्रदेश कांस्टेबल एग्जाम में। तो इस बार मैंने आपको बताया, इवन आप फिजिकल पास कर लेते हैं और आपके रिटर्न में भी अच्छे नंबर हैं, बट अगर आपके ये डॉक्यूमेंट्स नहीं होते तो फिर भी आपका मेरिट में ये कुछ भी नहीं होगा, आप सीधे डायरेक्टली डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओ। तो इसके लिए सबसे पहली कंडीशन है कि whosoever जो भी इस एग्जाम में आगे होके अपीयर होने वाला है या इस बार जो फिजिकल टेस्ट देने जा रहा है विद्यार्थी या कैंडिडेट, तो वो इस बार ये ध्यान रखें कि आप सबके पास में ये डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, अदरवाइज आप सभी को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए, इवन आप फिजिकल टेस्ट में अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं उसके बाद। तो ये लगभग हमारी स्लाइड थी जिसमें आपको एक ओवरव्यू मिला है कि कैसे और क्या क्या चीजें होने वाली हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स बेसिकली चाहिए हमें, जो प्रोड्यूस करने पड़ेंगे जो भी इन्विजिलेटर होगा फिजिकल एग्जामिनेशन टेस्ट जब देने जाएंगे वहां का। तो ये सारी चीजें हैं, ये आपको होना जरूरी है। इसके अलावा अगर मैं मेडिकल की बात करूं तो आपका बेसिकली हाइट, चेस्ट,
एक्सपेंशन देखते हैं कि आपका जो 80 या 80 से ज्यादा चेस्ट होनी चाहिए मेल्स के लिए, नॉट फीमेल। और 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन होना चाहिए चेस्ट का। आई की बात करें 6/9 से कम नहीं होनी चाहिए, और बिना चश्मे के 6/12 से कम नहीं होनी चाहिए। नौकनी और फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए, और अगर आपका है तो आपके पास टाइम है, उन चीजों को सुधारा जा सकता है, स्पेशली नौकनी को। तो कंसल्टेंट अपने जो भी आपको जो आपके जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं, आप उनसे संपर्क कर ये सारी चीजों पे काम कर सकते हैं। तो मैंने आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दिया है कि बेसिकली क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, किस कैटेगरी में आपको कितने मार्क्स मिलेंगे। पर इस बार का जो पैटर्न चेंज हुआ है उस बारे में मैंने आपको थोड़ी सी झलक दी है। अब समय होता है कि मैं आप सभी को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ हमारे रिसोर्स पर्सन से। सबसे पहले ब्रजमोहन मेवाड़े जी, जिन्होंने पिछले 30 वर्षों से खिलाड़ियों और प्रतियोगिता परीक्षाओं में अपना योगदान दिया, और बच्चों को तैयारी करवाई है आर्मी, पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस की। और सबसे बड़ी बात है कि ये निशुल्क सेवा देते हैं बच्चों को। इसके अलावा 1,000 से ज्यादा लोगों को ये इन सारे सेक्टर्स में भर्ती करा चुके हैं, डिफेंस फोर्सेस में या पैरामिलिट्री फोर्सेस में या पुलिस फोर्सेस में। इसके अलावा मैं दूसरे रिसोर्स पर्सन को इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा, जिनका नाम है मनीष चोपड़ा जी। ये आर्मी रिटायर्ड पर्सनल है, और इन्होंने आईएमए इंडियन मिलिट्री एकेडमी से ड्रिल पोस्ट क्वालिफाइड किया है, और 2020 से निःशुल्क सेवा दे रहे हैं, बच्चों को फिजिकली ट्रेन कर रहे हैं। और तो सर, आप हमें सुन पा रहे हैं सर? सर नमस्कार, जय हिंद। सबसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। मैं मनीष कुमार चोपड़ा, भूतपूर्व सैनिक, संचालक लक्ष्यभेद फिजिकल ग्रुप नरसिंहगढ़, राजगढ़ से मैं बोल रहा हूँ सर। पहले मैं मध्य प्रदेश पुलिस के सभी आला अधिकारियों एवं राजगढ़ पुलिस कप्तान श्री आदित्य मिश्रा जी एवं उनकी पूरी टीम का धन्यवाद अदा करता हूँ कि उन्होंने अपने चैनल के माध्यम एवं व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से युवाओं से जुड़ने का मुझे मौका दिया है। उनका सारे धन्यवाद है सर। फिजिकल तैयारी से संबंधित कुछ पॉइंट हैं जिन पर हम ध्यान देकर अपने आप को बेहतर बना पाएंगे। सर, बात वर्दी की हो तो अनुशासन सबसे पहले आता है। और मैं जो बच्चे हैं जो भर्ती देखेंगे, भर्ती के दौरान आप किसी भी ग्राउंड में फिजिकल परीक्षा देने जा रहे हैं, वहाँ उस ग्राउंड का अनुशासन एवं गरिमा बनाए रखना आपका काम है। फिजिकल के दौरान आपको कोई भी समस्या होने पर ड्यूटी पर खड़े नुमाइंदों को सूचित करें, ना कि अपना डिसीजन खुद लें। बंदा अपने अधिकारियों को सूचित कर आपकी समस्या का निदान जरूर करेगा। भर्ती के दौरान शांत रहें, किसी भी बहस में शामिल होकर अपनी एनर्जी वेस्ट ना करें, क्योंकि आपका फाइनल रिजल्ट आपके फिजिकल के अंकों पर ही निर्धारित होगा। सभी युवाओं को जो कि लिखित परीक्षा में सफलता हासिल कर चुके हैं, उनको सिलेक्शन के दूसरे पड़ाव शारीरिक दक्षता परीक्षा देने के लिए हम अग्रिम शुभकामनाएं देते हैं। क्योंकि अभी फिजिकल स्टार्ट नहीं हुआ है, कुछ कारणों के कारण डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है। आशा करता हूं कि लिखित परीक्षा में के बाद एक लंबा समय फिजिकल की तैयारी के लिए सभी बंदों को मिला है, एवं जो बंदे फिजिकल में पहले कमजोर रहे होंगे वह भी इतने लंबे समय के बाद फिजिकल परीक्षा देने के लिए पूर्णतः दक्ष हो चुके होंगे, एवं मेरा मानना है कि वह निश्चित रूप से सफलता अर्जित करेंगे। निरंतर कुछ कारण रहे हैं, अब जैसे निरंतर बारिश होने के कारण कुछ डेट आगे बढ़ा दी गई हैं, इसके लिए अपना मोरल डाउन नहीं करना है। जो समय आपको मिला है उसको बर्बाद ना कर अच्छी तैयारी करने के लिए उसको यूज करना है, ताकि आप ज्यादा अंक अर्जित कर सकें। तैयारी के दौरान सबसे पहले डाइट का ध्यान रखें। नो डाइट नो फाइट। एक अच्छी डाइट होगी तभी आप फाइट कर पाएंगे। डाइट में अगर आप प्रॉपर न्यूट्रिशन ले रहे हैं तथा आपका इम्यून सिस्टम ठीक है तो आप बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। इसके लिए आपको अपनी डाइट में प्रोटीन को ज़्यादा से ज़्यादा शामिल करना है। प्रोटीन से आपके मसल्स को ताकत मिलेगी, जो कि फिजिकल प्रैक्टिस के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब बात आती है कि हम प्रोटीन में क्या लें और कैसे उसको तैयार करें। एक नेचुरल प्रोटीन कैसे बनाया जाता है, इसका तरीका मैं आपको बताता हूँ। बाजार की अपेक्षा अगर आप घर पर बनाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। यह भी एक फिजिकल का पार्ट है कि डाइट में हम क्या ले सकते हैं। तो प्रोटीन सबसे बेहतर सोर्स है आपके मसल्स पावर के लिए।
इसके लिए आपको 100 ग्राम बादाम, 100 ग्राम काजू, 100 ग्राम अखरोट, 100 ग्राम मूंगफली के दाने, 100 ग्राम मगज और 100 ग्राम दूध पाउडर, इतना आपको कंटेंट लेना है। सभी को हल्का हल्का रोस्ट करें एवं मूंगफली के दानों को भूनकर उनका छिलका निकाल दें। बाद में सभी को मिक्सर में चलाकर अलग अलग ग्राइंड करें। उन सबको एकसार करके उसमें दूध पाउडर को मिलाएं। इसको दोनों समय दूध के साथ लें। प्रोटीन के स्रोत जैसे दूध, पनीर, अंडा एवं सोया बड़ी आदि को अपनी डाइट में शामिल करें। जो नॉन वेजिटेरियन है वे हफ्ते में 2 बार फिश जरूर खाएं। रनिंग के लिए फिश बहुत ज़रूरी है। इससे रनिंग में आपको काफ़ी मदद मिलेगी। जब आप सुबह जागते हैं और ग्राउंड के लिए तैयार होते हैं, हल्का गुनगुना पानी पिएं, अच्छे से फ्रेश होकर ग्राउंड की तरफ जाएं। इससे एक दिन की अच्छी शुरुआत होगी और आप अच्छे से बेहतर तरीके से एक्सरसाइज कर पाएंगे। अब बात आती है ट्रेनिंग की। डे बाय डे ट्रेनिंग के अलग अलग शेड्यूल होते हैं। आपका कोच आपको किस तरीके से ट्रीट करता है, लेकिन मैं किस तरीके से करता हूं वो मैं आपको बताता हूं। फिजिकल परीक्षा में क्या महत्वपूर्ण है तो मैं आपको बताना चाहूँगा, सारे इवेंट इम्पोर्टेंट है। चूँकि मैं हर दिन स्टूडेंट के साथ रहता हूँ तो अलग अलग सोच एवं बातें सामने आती हैं। कोई बच्चा बोलता है कि मेरी रनिंग वीक है, मैं गोले से कवर कर जाऊँगा। कई बच्चे बोलते हैं मेरा गोला कमज़ोर है, मैं जंप से कवर कर जाऊँगा। लेकिन मैं कहना चाहूँगा सिलेक्शन के लिए आपको हर इवेंट परफेक्ट करना होगा एवं आपको हर इवेंट में आला दर्जे का प्रदर्शन करना होगा। फिजिकल के समय नकारात्मक विचार बिल्कुल नहीं आने चाहिए, नहीं तो परफॉर्मेंस आपकी बिल्कुल डाउन जाएगी। अगर लॉन्ग जंप में, उदाहरण के लिए मैं बताना चाहूँगा आपको, अगर आप लॉन्ग जंप कर रहे हैं और फर्स्ट फाउल आपका चला गया तो बंदों को घबराहट सी हो जाती है, लेकिन उस समय आपको घबराना नहीं चाहिए। अपने आप पर ध्यान केंद्रित कर, कॉन्सेंट्रेट कर, माइंड को दुगनी गति से बेहतर प्रदर्शन करना चाहिए। सकारात्मकता के साथ पूरे अंक अर्जित करने की कोशिश करना चाहिए। मेरा मानना है जिस बंदे ने पूरी ईमानदारी के साथ ग्राउंड को अपना 100% दिया है, ग्राउंड में उतरने के बाद वह पूरी तरह से कॉन्फिडेंट दिखाई देगा। और वह कॉन्फिडेंस आपके अंदर तब पैदा होता है जब आपने लक्ष्य बनाकर मेहनत की हो। इवेंट में आप गोला ले लीजिए। गोले के बारे में मैं कहना चाहूँगा, बात आती है गोले की तो मैं आपको बताना चाहूँगा, गोला पूरी तरह से ताकत का गेम है। अगर आपके मसल्स में ताकत है, इसके लिए ताकत है तो आप पूरे अंक अर्जित कर सकते हैं। इसके लिए मैं अपनी एकेडमी में बच्चों को 5 तरह के पुशअप्स लगवाता हूं एवं टायर से एक्सरसाइज करवाता हूं। हाथों में जान होगी तो गोला 28 नहीं 30 भी जाएगा। गर्ल्स बॉयज़ में मैं हमारी एकेडमी के अंदर जो गर्ल्स होती हैं उनको बड़े गोले से ही प्रैक्टिस देता हूं, जबकि बड़ा गोला 7.260 ग्राम का होता है, उसी से प्रैक्टिस देता हूं ताकि वह जब 4 केजी का गोला फेंकें तो उनको हल्का लगे और वो ज़्यादा दूरी तक फेंक पाएँ। पॉजिटिवली उसके रिजल्ट बहुत अच्छे भी रहे हैं। पुशअप एवं रगड़े की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि ट्रिक भी तब काम करती है जब हमारे पास ताकत हो। और इन सब का यह फ़ायदा हुआ कि जो बंदे मेरे 24 और 25 फीट तक गोला फेंक रहे थे वह 27, 28 एवं 30 फीट तक भी गोला फेंक पा रहे हैं। और मैं कहना चाहूँगा क्योंकि स्पोर्ट्स एकेडमियाँ जहाँ से छोड़ती हैं, डिफेंस एकेडमियाँ वहाँ से तोड़ना शुरू करती हैं और उसके रिजल्ट जो होते हैं वो बहुत पॉजिटिव होते हैं। तो कहने का उद्देश्य, जो बंदे गोला कम फेंक पा रहे हैं वह हार्ड एक्सरसाइज कर अपने गोले को बढ़ाएं और मसल्स पावर को बढ़ाएं। गोले के लिए कुछ पॉइंट मैं बताऊंगा आपको एक्सरसाइज बढ़ाना है, डिप्स बढ़ाना है, बेंच प्रेस लगाना है। अच्छी तरह वार्म अप करें फेंकने से पहले। कुछ बंदे आते हैं सीधा गोला उठाते हैं और फेंकना शुरू कर देते हैं। कुछ बंदे गोले को हाथ में रखते हैं और हाथों को थका लेते हैं, फिर गोला नहीं फेंक पाते। आप जैसे ही गोले को उठाते हैं आपके नंबर पर तुरंत उसको उठाकर अपने जिस भी तरीके से आप फेंक रहे हैं उस तरीके से अपना एफर्ट लगाएं।
गोला फेंकने के दौरान जूते हमेशा फ्लैट और चपटे पहने। गोले को अच्छी तरह से अंगूठे और तर्जनी के ऊपर से उछालते हुए फेंकें। गोला फेंकते समय निगाह ऊपर की ओर कम से कम 10 मीटर होना चाहिए, टारगेट फिक्स होना चाहिए। पैर के स्टेप को अच्छी तरह जमा कर रखें और जो आपका पहला आगे वाला स्टेप है उसको 4 इंच पहले तक ही जाना चाहिए। गोला फेंकते समय मुंह में पूरी तरह सांस भरें और फेंकते समय सांस को छोड़ते हुए पूरी आवाज के साथ गोले को उड़ाएं। गोला कंधे के सपोर्ट में रखना चाहिए और फेंकते समय उसका हाथों पे अपने आप बैलेंस आ जाता है। कुछ एहतियात बरत कर हम लोग बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। दोस्तों, जब हम नौकरी वर्दी की करना चाहते हैं तो सबसे पहले ध्यान फिजिकल की तरफ ही आता है और वर्दी की कोई भी नौकरी हो इसको बिना दौड़े हम लोग हासिल नहीं कर सकते। और आपको पुलिस की वर्दी तभी मिलेगी जब आप मध्य प्रदेश पुलिस के पैमाने पर खरा उतरेंगे। सबसे पहले रनिंग ही होना है। मेरा मानना है कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन। अगर आप पहला इवेंट बेहतर करते हैं तो यकीन मानिए आप लास्ट इवेंट बेहतरीन करेंगे। मैं जिस प्रकार से तैयारी रनिंग की कराता हूं 800 मीटर की, उसमें 800 मीटर के लिए सबसे पहले एक्सरसाइज में मैं आपको बता दूं, एक्सरसाइज 2 ही चरणों में होती है, वार्मिंग अप इंडोरेंस एंड कूलिंग डाउन इंडोरेंस। तो सबसे पहले मैं स्टूडेंट को बताना चाहूँगा कि हम लोग 45 मिनट का वार्म अप बच्चों को करवाते हैं जो कि बिल्कुल हार्ड होता है। उसके बाद 2 मिनट का ब्रेक देते हैं। ब्रेक देने के बाद पहले 2 राउंड यानी पहला 400 मीटर का 1 राउंड, उसके बाद थोड़ा रिलैक्स, फिर 400 मीटर का 1 राउंड, फिर थोड़ा रिलैक्स करने के बाद उनको 800 मीटर के 2 स्प्रिंट लगवाते हैं। 800 मीटर पूरा कंप्लीट होने के बाद 2 बार 5 से 10 बार उनको कर्व प्रैक्टिस दी जाती है। कर्व प्रैक्टिस देने के बाद 80 मीटर के 5 से 7 उनको स्प्रिंट लगवाए जाते हैं। तो दोस्तों, मैं कहना चाहूँगा जीत के लिए आपको बिल्कुल मेंटली तैयार हो जाना चाहिए। कुछ बारिश के कारण डेटें एक्सटेंड हुई है तो उसके लिए घबराना नहीं है। उस दौरान आपको अपनी तैयारी अच्छे से करना है। जो दिन मिले हैं आपको बेहतर तैयारी करने के लिए मिले हैं। ये नहीं सोचना है कि हमारा अपना मोराल किसी भी स्थिति में डाउन नहीं करना है। नकारात्मकता आपके अंदर नहीं आना चाहिए, नहीं तो जो आप 100% लाना है वो 50% पर सिमट कर रह जाएगा। जीत के लिए मैं आपको बता दूं, आपका मोराल हमेशा हाई होना चाहिए। कोच के द्वारा बताए गए नियमों का बारीकी से पालन करना चाहिए। प्रैक्टिस क्रमशः दिन प्रतिदिन। अब प्रैक्टिस का समय तो बिल्कुल मैं क्या बता सकता हूँ, अब नज़दीकी फिजिकल आ गया, आप बेहतर हो गए होंगे, लेकिन फिर भी दिन बाय दिन, डे बाय डे आप जो कर रहे हैं उसको और बेहतर करने की कोशिश करें। अगर टाइमिंग कभी बढ़ता है कभी घटता है, उससे आप कभी भी डरना नहीं है। प्रॉपर प्रैक्टिस के दौरान कंपटीशन की भावना रखें। अपने आगे से जब आप दौड़ते हैं तो अपने आगे के 5 बंदों को आप काटने की कोशिश कीजिए। प्रॉपर डाइट लीजिए। डाइट एक फिजिकल के लिए एक महत्वपूर्ण पार्ट है। पूरी डाइट में आपको पूरे न्यूट्रिशन लेने पड़ेंगे, तभी जाके आपके मसल्स काम कर पाएंगे। प्रॉपर किट होना चाहिए। वार्म अप के लिए आपको ट्रैक सूट पहनना चाहिए। अगर परफॉर्मेंस डाउन आ रहा है तो उसके कुछ कारण हो सकते हैं। प्रॉपर टेक्निक की कमी, प्रॉपर डाइट की कमी, हो सकता है आपका स्वास्थ्य भी ठीक ना हो, मनोबल की कमी, गलत किट हो सकता है, शूज़ आप गलत पहन सकते हैं, प्रैक्टिस के बाद रेस्ट का ना मिलना, कोच के निर्देशों का पालन अच्छी तरह से ना करना। और मैं कहना चाहूँगा एक बार हीमोग्लोबिन ज़रूर चेक कराएं। हीमोग्लोबिन अगर डाउन आता है तो बहुत प्रॉब्लम जाती है। हार्ड जगह को मत चुने दौड़ने के लिए। आप चढ़ाई पर बिल्कुल रनिंग नहीं करें, गलत टेक्निक से मत दौड़ें। शरीर आपका हमेशा 30 डिग्री पर झुका हुआ होना चाहिए। लॉन्ग जंप के लिए आपको चिन अप बार पर लटकने के बाद कंटिन्यू साइकिलिंग करना चाहिए और हाई नहीं करना चाहिए।
जंप करने से पूर्व पूरे जोश के साथ स्टार्ट लें। टेकअप बोर्ड पर तेजी से टेकअप लेते हुए ऊपर की ओर उछले। खास बात ध्यान रखने वाली है, पीछे की ओर अपने वेट को न रखें, बॉडी वेट आगे की तरफ गिराएं। ध्यान रखने वाली बात, हमेशा किसी जानकार कोच के अंडर कमांड ही ट्रेनिंग लें। आजकल लोगों ने जिनका वर्दी से वास्ता भी नहीं है, कोई संबंध भी नहीं है, वह भी कोच बने बैठे हैं, तो आप अपने कोच का चुनाव अच्छे से करें और ट्रेनिंग को सोच समझकर उसको ज्वाइन करें। चिड़ियों से बाज बनाने का जो हुनर जानता है वही एक अच्छा और सच्चा गुरु होता है। अपने लेक्चर में मैं यहीं पर समाप्त करता हूं एवं पूरी पुलिस टीम को एक बार पुनः धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। जय हिंद। थैंक यू सो मच सर कि आपने हमारे जो पुलिस फैमिलीज के बच्चे हैं उनको इस बारे में बताया कि कैसे उनको अपने 800 मीटर की तैयारी करनी है, कैसे फिजिकल इवेंट की तैयारी करनी है और अगर कोई भी कमी है तो उसको कैसे दूर करना है, और साथ ही साथ आगे कर रहे बच्चों को कैसे इस फिजिकल एग्जाम की तैयारी करनी है उस बारे में बताने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे 2 रिसोर्स पर्सन जो पुलिस में ही है। सबसे पहले मैं आमंत्रित करूंगा ऋतुराज सर को, जो मध्य प्रदेश पुलिस में सूबेदार है और साथ ही साथ कई हजार बच्चियों को और छात्र छात्राओं को वो सृजन कार्यक्रम के तहत ट्रेन कर चुके हैं। सर आपका सर बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ हमारे एक और रिसोर्स पर्सन गोविंद जी को मैं आमंत्रित करूंगा कि वो आए, और इन्होंने भी एक ट्रेनर के तौर पे मध्य प्रदेश भोपाल पुलिस में काम कर रहे हैं और सृजन के छात्र छात्राओं को इन्होंने ट्रेन किया है, इनको सशक्त करने में बहुत मदद की है। गोविंद जी आपका बहुत बहुत स्वागत। अब सबसे पहले सर हम आपको वीडियो एक दिखाना चाहेंगे जो कि टेक्निक और क्या ट्रिक होनी चाहिए, कैसे आपको इन आखिरी दिनों में तैयारी करनी है अपने फिजिकल टेस्ट की, अगर कोई भी कमी है उस संबंध में सबसे पहले आप वीडियो देखेंगे। उसके बाद मैं दोनों हमारे रिसोर्स पर्सन से निवेदन करूंगा कि वो अपना एक्सपीरियंस साझा करें कि आखिरकार उनकी तैयारी की क्या स्ट्रैटेजी थी, उसके बाद फॉलो अप क्वेश्चन लेंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश आरक्षक की जो फिजिकल की डेट थी, जिसका सभी को बहुत लंबे समय से इंतज़ार था, उसका टाइम आ चुका है और उसी के परिप्रेक्ष्य में हम आपको आज कुछ ट्रिक दिखाएंगे कि इस फिजिकल में आप अधिक से अधिक नंबर कैसे ला सकते हैं। तो सबसे पहले में आप कांस्टेबल या पुलिस एसआई में तो पहली जो सीढ़ी रहती है वो हमारी रनिंग रहती है। रनिंग जो 800 मीटर की रहती है, जिसमें हम आपको आज कुछ ट्रिक्स बताएंगे और ऐसी कुछ गलतियाँ जो मैक्सिमम लोग करते हैं और जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ता है, तो आप इस प्रकार की गलतियाँ ना करें। इसके बारे में हम आपको कुछ ट्रिक बताएंगे, आपको किन किन बातों का बहुत आसानी से और बहुत ध्यान रखना है ताकि आप इस प्रकार की गलतियों से बच सकें। कुछ चीज़ों का हमेशा ध्यान रखें कि अगर आप फिजिकल देने के लिए जा रहे हैं तो आपकी जो डाइट है मॉर्निंग में ही अगर आपकी फिजिकल हो रहा है तो बहुत अधिक हैवी कुछ नहीं खाना है। कुछ फ्रूट्स केले वगैरह आप खा सकते हैं, 1 से 2 केले खा सकते हैं ताकि आपका पेट अधिक भारी ना रहे। और उसके बाद आपको पर्याप्त मात्रा में पानी पीना है, ना तो बहुत कम पानी पीना है और ना बहुत अधिक पानी पीना है। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा पानी पियोगे तो आपको बार बार क्या हो सकता है, यूरिन की समस्या हो सकती है। और जब भी आप ग्राउंड में जाए ऐसा आपको लग रहा है कि आपका 10 से 15 मिनट में आपका चांस या आपका रनिंग का नंबर आने वाला है, तो आप कुछ एक्सरसाइज को कर लें ताकि जो आपकी बॉडी है वो पूरी तरीके से खुल जाए। सबसे पहले क्या करना है, आप अपने दोनों पैरों पर इस प्रकार से खड़े हो जाएं, अपने हाथों को इस प्रकार से ग्रिप बनाकर अपने सर के ऊपर रखें, लंबी गहरी सांस लेते ऊपर की ओर जाए, फिर डाउन आए, फिर ऊपर जाएं, फिर धीरे 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 डाउन आए। उसके बाद क्या करना है, अपनी उंगलियों को इस प्रकार से चला लें, अपने शोल्डर को इस प्रकार से एक्सरसाइज कर लें, फिर अपने लेफ्ट हैंड को लाकर इस प्रकार से अपने लेफ्ट बैक को खोल लें, फिर राइट हैंड को लाकर अपनी राइट बैक को खोल लें, फिर दोनों हाथों को इस प्रकार से छाती पर रखकर अपनी लोअर बॉडी को और मिडिल बॉडी को थोड़ा एक्टिव कर लें। उसके बाद क्या करना है, आप इस प्रकार से कुछ एक्सरसाइज करके अपने बॉडी को वार्म अप कर सकते हैं और फिर कुछ जंपिंग जैक लगाकर भी आप अपनी बॉडी को स्ट्रेच कर सकते हैं अच्छी तरीके से। उसके बाद क्या करना है, जब भी आप फिजिकल के लिए जाएंगे तो आप फिजिकल में आप जैसा कि आप में से मैक्सिमम लोग जानते होंगे कि बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं। अब हम टेक्नोलॉजी का उपयोग कर ही फिजिकल ले रहे हैं, जिसमें जो फिजिकल की पारदर्शिता है वो 100% हो गई है। तो आपके जो पैर है उसमें एक रेडियो चिप बांध दी जाती है, जिसके कारण आपको किसी और से कंपटीशन नहीं रहता। आपका कंपटीशन अपना और अपने समय के साथ होता है।
तो जब रेडियो चिप आपके पैर में बांध दी जाएगी उसके बाद आपको ट्रैक के पीछे खड़ा कर दिया जाएगा। आप लगभग 30 से 40 या 50 लोगों के ग्रुप में दौड़ते हैं, तो आपको क्या करना है, हमारे अंदर ये सोच रहती है कि मैं सबसे आगे लग जाऊँ या बीच में लग जाऊँ या पीछे लग जाऊँ। जहाँ भी आपका स्थान आता है तो उसमें आपको क्या करना है, दूसरे से आपका कोई कंपटीशन नहीं है। सबसे अच्छी बात यह है कि रनिंग में या किसी भी फिजिकल इवेंट में आपका जो कंपटीशन है वो अपने आप के साथ है, किसी अन्य व्यक्ति के साथ नहीं है। तो ये गलती आपको कभी नहीं करना है कि सामने वाला अगर तेज़ी से दौड़ गया तो मैं उसका पीछा करूं। आपको अपने समय में ही यहाँ से निकलना है। यहाँ पर एक पटिया, लकड़ी का एक पटिया लगा रहता है, दोनों साइड 2 खंभे लगे रहते हैं, आपके पैर में रेडियो चिप रहती है और 2 सेंसर दोनों खंभों में लगे रहते हैं। तो जैसे ही आपका जो लेग जिस पे वो रेडियो चिप बंधी हुई है वो इस पट्टी के इस सेंसर के संपर्क में आता है, वो एक्टिवेट हो जाती है और आपका टाइम शुरू हो जाता है। तो कभी भी हमेशा ध्यान रखें कि आपको जब इत्मीनान हो जाए कि सामने वाली, अगर आप पीछे लगे हैं या बीच में लगे हुए हैं, आपको जब इत्मीनान हो जाए कि सामने की जो भीड़ है वो कुछ आगे निकल चुकी है। ये दोस्तों मैं बता रहा हूँ, ये बहुत ही छोटी सी ट्रिक है, लेकिन ये आपका 5 से 10 सेकेंड इस रनिंग में कम कर सकती है। हम क्या गलती करते हैं कि सामने वाला जैसे विसिल बजाता है तो हम भी दौड़ पड़ते हैं हड़बड़ाहट में और हमारे टकराने के जो चांसेस है वो बहुत अधिक हो जाते हैं। या ऐसा हो सकता है कि हम लड़खड़ा कर ट्रैक के बाहर हो जाएं या गिर जाएं। अगर आप इस प्रकार से गिर जाएंगे तो आपके 5 से 10 सेकंड खराब हो जाएंगे और जो आपका परफॉर्मेंस निकल कर रनिंग में आने वाला था वो कहीं ना कहीं प्रभावित होगा। तो दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इंतज़ार करना है कि अगर आप बीच में लगे हुए या पीछे लगे हुए हैं तो भीड़ को निकल जाने दें। जब तक आपका सेंसर, आपका चिप सेंसर के संपर्क में नहीं आएगा दोस्तों, आपका टाइम स्टार्ट नहीं होगा। तो इस बात से कभी ना घबराएं कि अगर आगे वाला निकल कर 10 मीटर 20 मीटर जा चुका है तो हमारा भी टाइम स्टार्ट हो गया। नहीं दोस्तों, आपका टाइम तब स्टार्ट नहीं हुआ है। जैसे ही आपका लेग पटिए पर आएगा तो आपका जो सेंसर है वो एक्टिवेट होकर आपकी चिप को एक्टिवेट कर देंगे और आपका टाइम शुरू हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है, जैसे ही हमारा पैर आया उसके बाद हमें पंजों पर रनिंग स्टार्ट करना है। एकदम से कई लोग क्या गलती करते हैं कि घबराहट के चक्कर में एकदम से स्प्रिंट मार देते हैं। स्प्रिंट मारना बहुत ज़रूरी है, बहुत आवश्यक है, लेकिन स्टार्टिंग में कभी भी स्प्रिंट नहीं मारना है, क्योंकि हमारे अंदर जो एनर्जी है वो इतनी पर्याप्त मात्रा में नहीं है कि हम पूरा 800 मीटर उसी स्पीड से स्प्रिंट मार दें। तो हमें हमारी एनर्जी को स्टार्टिंग में सेव करना है। हमें एनर्जी का उपयोग कहाँ करना है, जहाँ पर जैसे सर्कल बना हुआ है, सर्कल का जो कर्व रहता है, जो कर्व रहेगा वहाँ पर कभी भी अपनी एनर्जी का मिसयूज़ नहीं करना है। अमूमन लोग क्या गलती करते हैं, जब स्पीड लेते हैं यहाँ पर स्पीड लेने के बाद जो कर्व रहता है वहाँ पर अपनी पूरी ताकत झोंक देते हैं उस कर्व में। जैसा मैंने आपको बताया कि कर्व में हमारा समय अधिक कैसे जाता है और हमें किस प्रकार के ट्रिक का उपयोग करके इस कर्व के समय को कम करना है। तो मेरे एक साथी है सूबेदार ऋतुराज सर, जो आपको बताने वाले हैं कि आप उस कर्व पे किस प्रकार से दौड़ के अपने समय को बचा सकते हैं। तो मैं चाहूँगा कि हमें हमारी एनर्जी का फुल उपयोग कब करना है, जब आप कर्व को पार कर चुके हैं और आपको दिख रहा है कि सामने 200 से 300 मीटर, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये मेरा कर्व है, अब ये मेरी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद हमें हमारी 100% जो एनर्जी है उसका उपयोग करना है, जो सीधी लाइन में, और कोशिश करना है कि हम ट्रैक के अधिक से अधिक नज़दीक रहें। अगर ये है हमारा लॉन्ग जंप का ट्रैक और लॉन्ग जंप एक अनिवार्य हिस्सा है पुलिस फिजिकल में। तो मैं आपको कुछ ट्रिक बताऊंगा और कुछ ऐसी मिस्टेक्स बताऊंगा अमूमन जो लोग करते हैं और जिसका खामियाजा उनको आगे भुगतना पड़ता है। तो आप जो मेरे सामने देख पा रहे हैं, ये एक डमी के रूप में हमने एक चूने की लाइन से एक लाइन पट्टी बनाई हुई है। यहाँ पर जो वास्तविकता जो होती है वहाँ पर एक पट्टिया लगा होता है, उसके आगे एक चूने की लाइन डली रहती है और फ्लैग लेकर जो हमारे इंस्ट्रक्टर है वो खड़े रहते हैं। 2 फ्लैग रहते हैं, एक ग्रीन एक रेड। अगर आप इस लाइन को क्रॉस करते हो, आपका पैर इस पट्टी के आगे जाता है तो आप फाउल माने जाते हो। और दूसरी चीज़, कुछ लोगों को ये गलतफहमी रहती है कि अगर हमारा बैलेंस डाउन हो रहा है और हम इस पट्टी के बहुत पीछे से अगर हम कूद रहे हैं तो हम फाउल हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, इस प्रकार का कोई भी फाउल नहीं होता है। आपका जो फाउल रहता है, आपका कोई भी लेग अगर दौड़ते या कूदते समय इस आगे वाली सामने वाली फ्रंट लाइन जो चूने की लाइन रहती है उसके आगे जाता है तभी फाउल माना जाता है। अगर आपकी जंप बहुत अच्छी है, आपका बैलेंस डाउन हो रहा है और आप इस पट्टी के एक फिट से भी अगर कूद रहे हो, पीछे से कूद रहे हो, तो आपका कोई फाउल नहीं माना जाएगा। लेकिन आपको एक छोटा सा नुकसान इसमें उठाना पड़ेगा, वो ये रहेगा कि जो आपकी दूरी नापी जाती है वो इस पट्टी के कॉर्नर अगले वाले हिस्से से आपके लास्ट टच पॉइंट से ही नापी जाती है। तो अगर आप
पीछे से कूद जाओगे तो आपका जो 1 से 2 फीट की जो आपकी जंप थी वो आपकी माइनस हो जाएगी और आपको उसका नुकसान उठाना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं ट्रैक पे बता दूंगा कि आप जब कोई एक इवेंट को क्लियर करते हो, रनिंग को क्लियर कर लेते हो, तो आपको लॉन्ग जंप के लिए लाया जाता है। तो क्या करना है, लॉन्ग जंप एक बहुत ही हैवी एक्सरसाइज का हिस्सा है जिसमें आपको अपनी बॉडी को हमेशा मोशन में रखना है। अगर आप लॉन्ग जंप पे जा रहे हैं तो अपनी बॉडी को इस प्रकार से स्ट्रेच कर लें, पैरों को पूरी तरीके से खोल लें और कुछ जंपिंग जैक लगा लें ताकि आपकी बॉडी एकदम से गर्म रहे। तो हमें पहले से डिसाइड रखना है कि हम इतने कदम पर हमारा जो मास्टर लेग है, जैसे मेरा लेफ्ट लेग मास्टर लेग के रूप में मैं जब मैं उपयोग करता हूँ तो उसी पैर का मैं उपयोग करूँगा। तो पहले क्या करना है, आपको अपनी बॉडी को अच्छी तरीके से जंपिंग कराकर गर्म रखना है। फिर उसके बाद क्या करना है, थोड़ा सा मोशन देकर छोटे छोटे कदम से स्टार्ट करना है। एकदम से स्प्रिंट नहीं मारना है, छोटे छोटे कदम से स्टार्ट करना है जैसे इस प्रकार से, और फिर मैक्सिमम स्पीड का उपयोग करना है। तो क्या करना है, जब हमारा लेग जो भी हमारा मास्टर लेग यहाँ पर आता है तो बॉडी को ऐसे हमको आगे लेकर जाना है, बॉडी को आगे लेकर जाना है। और जब भी आप कूदते हैं तो अगर आपकी जंप ये है, अब आप इस प्रकार से गिरे हैं तो कभी भी हमारे हाथों को, पैरों को और किसी भी हिस्से को पीछे बैक साइड पे टच नहीं करना है दोस्तों। अगर आप 18 फीट कूद गए और आपने गलती से अपना हाथ पीछे रख दिया तो आपकी जो दूरी नापी जाएगी दोस्तों वो आपके लास्ट टच, जो पीछे साइड का लास्ट टच है उससे नापी जाएगी और आपकी जो 2 फीट की दूरी थी 18 से 16 रह जाएगी। तो ये गलती नहीं करना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अमूमन लोग क्या करते हैं, एक और ट्रिक है, जब भी अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप इस प्रकार से प्रैक्टिस करिए। इससे क्या होगा, आपकी हाइट बढ़ेगी। जितनी आप हाइट लेंगे उतने ही आप आगे जाओगे। और अपने दोनों हाथों को जब कूदते हैं तो बॉडी को छोटा कर लीजिए। आप जानते हो जितना बॉडी को आप ऊपर फैला कर रखोगे, हवा के कारण, एनर्जी के कारण आपकी एनर्जी वेस्ट होगी और आप अधिक डिस्टेंस प्राप्त नहीं कर पाओगे। तो छोटा साइज बनाना है कूदते समय और आगे से आगे बॉडी को झुकाना है। और जब भी आप लैंड करेंगे उसके बाद आपको बैक साइड पर अपना हाथ नहीं रखना है। तो दोस्तों, आप इस ट्रिक का उपयोग करके अधिक से अधिक लॉन्ग जंप की दूरी प्राप्त कर सकते हैं। शॉर्ट पुट को आपको किस प्रकार से फेंकना है कि आप मैक्सिमम नंबर प्राप्त कर सकें। तो जब भी हम शॉर्ट पुट फेंकते हैं तो उस पर हमें कुछ बारीकियों का जानना बहुत आवश्यक है। जैसा कि आप मेरे सामने ये देख पा रहे हैं, ये एक शॉर्ट पुट का एक गोला चक्रा या राउंड है। तो इसकी जो आकार है लगभग इसी प्रकार का रहता है। तो सबसे पहले आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे कि आप इस पे देख पा रहे हैं कि एक सेंट्रल लाइन डली हुई है दोनों साइड से। तो जब भी हमारा नंबर आता है और हम शॉर्ट पुट को फेंकने के लिए अंदर जाते हैं तो हमें ध्यान रखना है कि कभी भी हमें इस लाइन को क्रॉस नहीं करना है। हमें जब भी इसके अंदर एंटर होना है, इसी लाइन के पीछे से एंटर होना है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। दूसरी चीज़, आपको कोई भी ओवर या एक्स्ट्रा थिंक नहीं करनी है। जो भी यहाँ इंस्ट्रक्टर रहेंगे वो आपको बताएंगे कि आपको क्या करना है। अपने मन से आपको कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहले तो आपको घबराना नहीं है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आप शॉर्ट पुट को उठाइए, उठाकर गोले के अंदर जाना है। उसके बाद जिस भी प्रकार से आप अपने शॉर्ट पुट को फेंकने की कुछ टेक्निक मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहली ट्रिक है, हाथ को उंगलियों को अच्छी तरीके से चलाओ, उंगलियों के बीच में और जो गद्दी का ऊपर, हमारी पाम का ऊपर वाला हिस्सा, उसके बीच में गोले को फंसाना है। उसके बाद क्या करना है, ये पोजीशन बनाना है। ये पोजीशन हम बनाएंगे। उसके बाद हमारा टारगेट सेट है कि हमको अधिक से अधिक कोशिश करना है सामने फेंकने की। उसके बाद जितने भी आपके जो कदम है, जितने भी आप कदम उस गोले के अंदर ले सकते हो, लेना है और ये फेंक देना है। उसके बाद सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, जब भी लोग मोशन में जाते हैं, एक स्पीड में जाते हैं, तो गोला फेंकने के बाद अनबैलेंस होकर आगे चले जाते हैं। या गोला फेंकने के बाद आपने गोला फेंका, आप अनबैलेंस नहीं हो और आप गोला उठाने के लिए आगे निकल गए। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, ये गलती आपको कभी भी नहीं करना है। अगर आपने शॉर्ट पुट फेंक दिया, आपका शॉर्ट पुट जहाँ भी जाए आपको वहीं खड़े हो जाना है और इंतज़ार करना है कि इंस्ट्रक्टर वहाँ पर उपलब्ध है वो क्या कहने वाला है। अगर आपको लगता है कि आपकी जो कलाई है वो थ्रो करने में हल्की सी मुड़ रही है या रिस्ट आपकी मुड़ जाती है जिसकी वजह से आपका गोला पास में गिर जाता है, तो उसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है जिसका आप इस्तेमाल करके आसानी से अपने गोले को अधिक से अधिक लंबाई और ऊंचाई प्रदान कर सकते हैं। तो करना कुछ नहीं है, ये मेरे पास आप देख पा रहे हो कि हल्का सा छोटा सा एक रुमाल है जो हम डेली यूज़ में उपयोग में लाते हैं। इसको क्या करना है, इसको हल्का सा फोल्ड करके इस प्रकार से एक पट्टी टाइप की बना लेना है और उसे क्या करना है, जो भी आपका मास्टर हैंड है उसमें
उस मास्टर हैंड में अच्छी तरीके से कस लेना है। अब मैं अपने फ्रेंड को बुलाऊंगा कि वो उसमें अच्छी तरह से इसमें गांठ लगा दे। हल्का सा टाइट रखना है ताकि आपकी जो रिस्ट जो मुड़ जाती है, और टाइट कर दीजिए, और टाइट कर दीजिए थोड़ी, हाँ ठीक। तो आप इस तरीके से भी अपनी रिस्ट को, अगर आपकी स्टार्टिंग में आप बिगिनर है गोला फेंकने के लिए, शॉर्टपुट फेंकने के लिए, तो आप स्टिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टिक से क्या होगा, जब भी आप शॉर्टपुट को फेंकोगे तो आपकी जो रिस्ट है यहाँ से मुड़ेगी नहीं और आपको इंजरी होने के खतरे भी नहीं रहेंगे। तो उसके बाद क्या करना है, आपने जब इस प्रकार से अपनी पट्टी को हाथ से बांध लिया है, वही टेक्निक अपनाना है। गोले को उठाना है, सर्कल के अंदर जाना है। जो मेरी पहली जो टेक्निक थी वो मोशन के साथ गोले को फेंकने की थी। सेकंड टेक्निक ये है कि अगर आपको लगता है कि आप जब मोशन आप पैरों का इस्तेमाल करते हैं तो आप डिसबैलेंस होते हैं, तो कोई बात नहीं दोस्तों, आप दूसरे ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें आपकी पट्टी जो बंधी हुई है उसी का उपयोग करते हुए आप मैक्सिमम ये वाली जो हाइट, यहीं से गोले की जो लंबाई है, दूरी है, वो नापी जाती है। तो आप इस दूरी पर अगर खड़े हो जाएं, उसके बाद आप ये टेक्निक का उपयोग करें। अपना जो लेफ्ट हैंड है उसको, लेफ्ट लेग को सीधा रखें और राइट हैंड में हल्की सी लंजिंग देते हुए इस प्रकार से कुछ टेक्निक का उपयोग करके भी शॉर्टपुट को आसानी से फेंक सकते हैं। तो ये मेरी दूसरी ट्रिक थी जिसका इस्तेमाल करके भी आप शॉर्टपुट को फेंक सकते हैं। थैंक यू। तो जैसा कि आप सभी ने ये वीडियो देखी, इसमें आपको डूज एंड डोंट्स पता है कि कैसे आपको कूदना है, क्या क्या बारीकियां हैं जिन सभी पे आपको ध्यान देना है। उसके साथ ही साथ मैं हमारे रिसोर्स पर्सन से निवेदन करना चाहता हूं कि वो हमें बताएं कि एक तो जो बच्चे इस साल तैयारी कर रहे हैं और जो आगे आने वाले समय में तैयारी करेंगे इस एग्जाम की या किसी भी सब इंस्पेक्टर के एग्जाम की, फिजिकल एग्जाम की तैयारी करेंगे, तो अभी से वो क्या शेड्यूल फॉलो करें, कैसे अपनी फिजिकल एफिशिएंसी को बढ़ाएं। तो इस संबंध में मैं जानना चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच राहुल सर। आपने हमें और सुविधा सर पे आमंत्रित करा और बच्चों से मिलने का एक अच्छा मौका दिया। तो जैसा कि आपका क्वेश्चन था, और बहुत सारे बच्चों का इस प्रकार के क्वेश्चन रहते हैं कि वो आने वाले कुछ एग्जाम, चाहे वो सब इंस्पेक्टर का हो या किसी भी वर्दीदारी फोर्स का हो, उसको देना चाहते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा बच्चों और जो भी तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को, कि आपको दोनों पक्ष पे काम करना पड़ेगा। पहली चीज तो ये है कि आप देख रहे हैं कि कंपटीशन इतना अधिक है, आप केवल फिजिकल की दम पे किसी भी एग्जाम में सेलेक्ट नहीं हो सकते और ना ही रिटर्न के दम पे। तो आपको दोनों चीजों में काम करना है। हमें इतना अधिक फिजिकल भी नहीं कर लेना है कि हमारी बॉडी पूरी तरीके से थक जाए और रेस्ट करने के चक्कर में हमारा पूरा टाइम निकल जाए। हमें एक प्रॉपर शेड्यूल बनाना है, वीक टू वीक शेड्यूल बनाना है, मंथली। एक मंथ में 30 दिन होते हैं, तो उसमें हम 25 दिन, 26 दिन, इतने दिन हम प्रैक्टिस करेंगे और इतने घंटे प्रैक्टिस करेंगे। उसका एक प्रॉपर शेड्यूल बनाए और मौसम का भी खासकर ध्यान दे। आप अभी जो बरसात का मौसम चल रहा है उसकी वजह से काफी सारे जो ग्राउंड है वो बहुत ज्यादा वेट है, गीले हैं। तो कोशिश करें कि इस प्रकार से ग्राउंड में अनावश्यक रूप से न दौड़े, ताकि आपका पैर फिसल जाए और उस वजह से आपको किसी प्रकार की इंजरी हो जाए और वो आपके आने वाले फिजिकल में एक बाधा उत्पन्न करे। तो आप एक निश्चित टाइम बनाइए, एक शेड्यूल बनाइए कि हम इस टाइम पे उठ पाते हैं। जो भी आपका कोचिंग वगैरह का टाइम रहता है, लाइब्रेरी का टाइम रहता है, या किसी सेंटर में जाके आप पढ़ते हैं, तो इसके हिसाब से आप सुबह मॉर्निंग में या इवनिंग में जब भी आपको टाइम मिलता है, आप एक अच्छा शेड्यूल बना सकते हैं। और उस शेड्यूल के तहत, जैसे आपका फिजिकल मैं मान लेता हूँ कि आने वाले 4 महीने में है, तो आपको अभी से बहुत अधिक हार्ड प्रैक्टिस करने की आवश्यकता नहीं है। आप 40 मिनट या 1 घंटे मैक्सिमम प्रैक्टिस करके अच्छा रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। तो आप इस प्रकार से अपने एक शेड्यूल बनाइए कि हम, और अपने आप अंदर की शक्तियों को पहचानिए। जैसा कि गॉड गिफ्टेड कुछ चीजें रहती है, कुछ लोग ऐसे रहते हैं कि जिनकी रनिंग बहुत अच्छी होती है और उनका शॉर्टपुट थोड़ा कम रहता है। मैंने देखा है जिनकी रनिंग अच्छी होती है, स्प्रिंट अच्छी होती है, वो अच्छे जंपर भी होते हैं। अगर कुछ 1-2% लोगों को छोड़ दें तो वो जंप आसानी से निकाल सकते हैं। तो अगर आप अच्छे स्प्रिंटर हैं तो आपकी जंप वैसे भी अच्छी हो जाएगी। अगर आपका शॉर्टपुट कमजोर है तो आने वाले इन 4 महीने में आप अपने शॉर्टपुट पर बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। कुछ एक्सरसाइज है जो हम आने वाले समय में कुछ उसके वीडियोस बना के भी इस ग्रुप में डाल देंगे, जिसकी मदद से आप अपने शोल्डर को और अपने हैंड को मजबूत कर पाएंगे और उसकी मदद से आप गोले को ज्यादा आसानी से फेंक पाएंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनकी चंप की प्रॉब्लम होती है। तो मैंने अभी तक जो चीजें देखी है, आने जो 2018 की जो भर्ती हुई थी सर, आपने और मैंने उसमें काफी बच्चों को ट्रेनिंग दी थी निःशुल्क, और उसमें हमारे बहुत सारे पुलिस के कर्मचारी भी हमारे साथ थे। तो सर हमने देखा था कि बच्चों की स्प्रिंट बहुत अच्छी है, लेकिन जो उनको दिक्कत आ रही थी वो लैंडिंग की दिक्कत आ रही थी, या वो ट्रैक का
का सही इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे। तो ट्रैक का आपको सही इस्तेमाल करना है, और आपका खासकर मैंने जो मास्टर लेग का जो वीडियो में बताया था कि आपको अपना मास्टर लेग चुनना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि जो पैर हमारा ट्रैक के पास आ गया या जहाँ जंप जो पॉइंट है वहां आ गया, वहां से हमने जंप कर दिया। आपको पहले से डिसाइड रहना चाहिए कि आपका मास्टर लेग कौन सा है, और आपके जो फुट रहेंगे, आप कितने पैरों कितने स्टेप्स लेकर वहां तक पहुंच पाएंगे। तो अगर आप इस पे लगातार प्रैक्टिस करेंगे तो लगभग 1 महीने में आपका जो सही पैर है उस जगह पर आप पड़ने लगेगा, और आप उससे अधिक लंबाई प्राप्त कर सकेंगे। तो सर, जैसा कि आपने भी अपने समय में तैयारी की थी, अमूमन मैं देखता हूँ कि बहुत सारे बच्चे हमारे साथ ऐसे जुड़े हुए हैं, खासकर जो दिशा ऐप है उसका लक्ष्य भी यही है कि हम उन बच्चों तक अधिक से अधिक मात्रा में पहुंच पाए जिनके पास पर्याप्त मात्रा में सोर्स नहीं है या कोई फिजिकल ट्रेनर नहीं है, तो हम उनको आसानी से ट्रेन कर सके। जैसा कि सर, आप और मैं दोनों लगभग जितने भी लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, सभी हम सब एक गांव से बिलोंग करते हैं, वहां पर प्रॉपर ट्रेनर नहीं रहते। तो जो कठिनाइयां हमने देखी है और जो गलती हमने की है, उन्हें आप लोग ना करें, वही हमारा कोशिश रहेगी। तो सर, जैसे आपकी जो वो कुछ हाँ गोविंद जी, मैं सर से ही प्रश्न ये पूछने वाला हूँ कि सर आप अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बच्चों के साथ साझा करिए, क्योंकि आपने जो दौड़ थी, रनिंग थी, उनको 2 मिनट 25 सेकंड से भी कम में आपने उसको क्रॉस कर दी थी, और आपने सफलतापूर्वक उस फिजिकल टेस्ट को पास किया था। तो आप अपना पर्सनल एक्सपीरियंस सर साझा करिए कि कैसे आपने इस फिजिकल टेस्ट को निकाला। नमस्कार दोस्तों, मैं सूबेदार ऋतुराज भोपाल भोपाल कमिश्नर कंट्रोल रूम में पदस्थ हूँ। और आज आपका सेशन है फिजिकल ट्रेनिंग को लेकर। तो उसमें गोविंद जी ने बहुत अच्छी एक वीडियो बनाई है आपके लिए, और आपको मार्गदर्शन भी किया है। उसमें मेरे कुछ पर्सनल अनुभव है जो आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। जैसे हमें सिर्फ 2 महीने मिले थे उसमें फिजिकल के लिए, उसी में हमें मतलब एक तो वो क्वालिफाई का सिस्टम था, अभी मार्क्स का सिस्टम आ चुका है। तो मतलब ये मान के चलिए कि आपका कंपटीशन बहुत ज्यादा हो चुका है। उस समय जैसे 2017 में मैंने इसमें फिजिकल दिया था, तो उसमें ओनली क्वालिफाई करने का ही एक सिस्टम था, तो वो मैंने कर लिया था उसमें। तो उसमें भी काफी परेशानी आई थी। जैसे रनिंग में मैं बताना चाहता हूँ कि रनिंग में आखिरी तक मेरी टाइमिंग नहीं आ पाई थी। जैसे उसमें सब इंस्पेक्टर का 2 मिनट 40 सेकंड का जो टाइमिंग था, तो वो मेरी टाइमिंग काफी दिनों तक आ नहीं पाई। तो मैं थोड़ा सा क्या इरिटेट फ्रस्ट्रेट हो चुका था उसमें कि यार टाइमिंग क्यों नहीं आ रही है, इतना रनिंग अच्छा कर रहे हैं मगर टाइमिंग क्यों नहीं आ रही है। शायद मैं गलत दिशा में अपना जो एनर्जी थी वो वेस्ट कर रहा था उस समय। मगर फिर जो मेरे साथी थे उनके साथ मैंने मतलब उस समय मैं अकेला कर रहा था ये, मगर अकेले नहीं, ये प्रैक्टिस अकेले नहीं होती है, सभी के साथ में एक मतलब आप रनिंग जो भी प्रैक्टिस करो तो आप भीड़ में करो, मतलब दोस्तों के साथ में करो तो बहुत अच्छा रहता है। एक कंपटीशन की भावना भी आती है और आपकी रनिंग अच्छी होगी उसमें। तो फिर दोस्तों के साथ रनिंग शुरू करी हमने, तो उसमें थोड़ी सी टाइमिंग बढ़ी। मगर फिर भी एक जो टेंशन होती है कि यार टाइमिंग मतलब ऐसा नहीं कि यार 2:39 ही आई है, हो सकता वहां पे ना आए। मगर ये मेरी गारंटी है दोस्तों, अगर आपकी 2:40 जो भी रनिंग है, तो यहाँ पर आप जिस ग्राउंड पे जिस भी ग्राउंड पे, मैं लाल परेड ग्राउंड की बात कर रहा हूँ मैं अपनी, तो आप जिस ग्राउंड पे भी आपका फिजिकल देंगे, वहां पर आपकी 10 से 15 सेकेंड रनिंग का जो टाइमिंग है वो 100% कम होगा। ये मेरे साथ में हुआ। तो उसमें मैंने कई लोगों के टिप्स भी लिए थे कि दौड़ा कैसे जाए। तो दौड़ा में फिर मैंने जो फर्स्ट वाला ट्रैक होता है, मैंने रनिंग उसी में करी, प्रैक्टिस लास्ट ट्रैक पे करी, और जब फाइनल हुआ तो फर्स्ट ट्रैक वो लाइन मैंने नहीं छोड़ा था उस समय। और जैसे गोविंद सर ने बताया था कि भीड़ से दूर रहना है, जब हमारा जो फाइनल जो होगा रनिंग होगी फाइनल, तो उस समय हमें दौड़ से भीड़ से दूर होना पड़ेगा। अगर जो चीफ है, ये कंपटीशन आपका आपसे ही है, आप कितनी देर में आ रहा हो, कितना टाइमिंग कर रहा हो, ये आप पे निर्भर करता है, उस सामने वाले व्यक्ति पे निर्भर नहीं करता है। तो मैं अपने बारे में बताऊं तो हम उस समय 30 लोग दौड़े थे वहां पे, तो लगभग 29 लोग दौड़ चुके थे, मैं नहीं दौड़ा। मगर वो जब तक 50 या 100 मीटर दौड़ के नहीं चले गए आगे, तो मैं दौड़ा ही नहीं। जबकि पीछे से मुझे फोर्स किया जा रहा था, तुम दौड़ते क्यों नहीं हो, दौड़ते क्यों नहीं हो, वो धक्का भी दे रहे थे, दौड़ते क्यों नहीं हो। मगर मैं नहीं दौड़ा, मुझे मालूम था कि अगर मैं इस भीड़ में दौड़ूंगा तो मैं गिर जाऊंगा तो मेरे 5 से 10 सेकंड खराब हो जाएंगे।
चिल्लाने दो उनको, जो चिल्लाना है, क्योंकि आपकी टाइमिंग जब ही स्टार्ट होगी जब आप उस लाइन को क्रॉस करोगे। जब आके मैं फिर उसके बाद जब 100 मीटर तक वो लोग चले गए, जो भी कॉम्पिटिटर थे वो चले गए, उसके बाद फिर मैंने अपनी रनिंग स्टार्ट करी। अब रनिंग स्टार्ट करने के बाद फिर आप जो प्रैक्टिस कर रहे हो उसी हिसाब से दौड़ना है। ऐसा नहीं कि आपने पूरा एफर्ट उनको देख, सामने वालों को देख के लगा दिया है। आपको अपने हिसाब से ही रनिंग करनी है। उसके बाद जैसे ही आप लगभग आते हो 400 मीटर आप कंप्लीट करते हो, आपके पास स्टेमिना है और स्टेप है, ये दो ही चीजों का खेल है इसमें, स्टेमिना और स्टेप। इसके बाद तीसरा कुछ भी काम नहीं आता इसमें। तो जब आपका लगता है तो आप फिर जो सामने वाला बंदा है उसको काटो, फिर जितनी एफर्ट लगा सकते हो आप लगाओ, उसको सामने वाले को काटो। फिर ये आप जब उसको सामने वाले को क्रॉस करोगे, क्रॉस करने का तरीका भी बताया कि क्रॉस करना है और लाइन, फर्स्ट वाली लाइन पे ही दौड़ना है आपको, बिल्कुल टच होते हुए। कोई आपको फेल नहीं करेगा, कोई आपको बाहर नहीं करेगा, उसको टच होते हुए दौड़ना। आपकी 100% 10 से 15 सेकेंड कम हो जाएगा। मैं बोल रहा हूँ ना, किसी भी ग्राउंड में आप दौड़ लेना। आप प्रैक्टिस लास्ट या मिडिल ट्रैक पे करिए और आपका जो फाइनल रनिंग है वो फर्स्ट ट्रैक की लाइन पकड़ के दौड़िए। वो क्रॉस आपको हमेशा लेफ्ट से राइट से करना है। जो भी बंदा आपको आप क्रॉस करोगे उसको, तो आप उसको राइट से ही क्रॉस करना है। और बहुत सारे आएंगे, कम से कम काफी लोग आएंगे आप जिन्हें क्रॉस करेंगे। क्रॉस करते करते आप सामने वालों को टारगेट लो। जैसे मेरे सामने 10 कदम दूर पे लड़का कोई दौड़ रहा है, तो मैंने उसको टारगेट लिया, इसको काटना है। उसको काटा, उसको सामने वालों को फिर आप टारगेट लोगे, अब इसको काटना है, फिर उसको काटो, है ना। मगर राइट से ही काटना है आपको, और वापस उसी जगह पे आपको जैसे दौड़ रहे थे लाइन से टच होकर आपको उसी पे वापस आना है, ताकि आपकी टाइमिंग वेस्ट ना हो उसमें। और ऐसे ऐसे टारगेट कर करके आप लगभग मतलब काफी लोगों को काट के आप अच्छी टाइमिंग दे पाओगे वहां पे। आपको खुद ही मन में आप एक टारगेट रखना है कि मेरे को इस बंदे को काटना है। और लास्ट में जितना जो हमारा 100 मीटर, 200 मीटर, 100 मीटर, मुझे पता है कि वो लास्ट में बिल्कुल रनिंग खींचती नहीं है, मगर वो अपन को लास्ट में आपको एक इतना 100 मीटर के लिए इतना स्टेमिना बचा के रखना पड़ेगा कि जो हमारी 100 मीटर की टाइमिंग है 14 से 15 सेकेंड की, मगर उस समय ज्यादा हो जाएगी, तो वो आपको उस समय कवर करना है पूरा। 10 से 15 सेकेंड की जो आपकी 100 मीटर की रनिंग है वो आपको पूरा उस समय कवर करना है। तो ये आपको उतना स्टेमिना ही बचा के रखना पड़ेगा वहां पर। उसके बाद ये तो मैंने रनिंग की बात करी। रनिंग में काफी दिक्कतें आती हैं, और एक परफेक्ट चीज होना चाहिए, तीनों चीजों में तालमेल होना चाहिए कि आप लॉन्ग जंप कैसे कर रहे हैं। लॉन्ग जंप में भी आपको नंबर अच्छे आना चाहिए, उसके बाद शॉर्ट फुट में भी, मतलब तीनों का तालमेल होगा तभी आपको ये सिलेक्शन मिल पाएगा। तो शॉर्ट फुट के बारे में गोविंद सर ने आपको बताया, लॉन्ग जंप के बारे में बताया, उसमें वही पूरा खेल जैसे लॉन्ग जंप का बता रहा हूं मैं, तो पूरा खेल आपका जो मास्टर लेंगे उसी का है। आप छोटे स्टेप ले शुरू में, उसके बाद जितना स्प्रिंट हो सकता है 50 मीटर का उतना खींचे। और अगर मुझे पता है कि जैसे ही आप वो क्रॉस लाइन पे जाते हैं तो वहां पे पैर गड़बड़ाने की दिक्कतें बहुत आती हैं। पैर गड़बड़ाने की दिक्कत आती है तो आप उसको एक तालमेल बिठाएं उसको उस जगह पे कि यार मुझे अपना पैर कैसे उस जगह पे लाएं कि हम उस जो मास्टर लेग से हम उसको जंप कर जाएं। तो आपको शुरू में तालमेल बिठाना पड़ेगा अपने पैरों का। उसके बाद शॉर्ट फुट के बारे में वही मैंने बताया, कंधे, सर ने बताया कि कंधे और अपना हाथ की जो पूरी मसल से उसकी ताकत लगती है पूरी, और इसमें कमर, हाथ और कंधा, ये तीनों की ताकत लगती है इसमें। तो इसके बारे में तो मैं ज्यादा इसमें बता नहीं पाऊंगा, मगर ये इसमें क्योंकि इसमें मैंने ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करी थी। मैंने सबसे ज्यादा प्रैक्टिस, क्योंकि उस समय एक क्वालिफाई वाला सिस्टम था, तो रनिंग की ही मैंने सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करी थी। तो रनिंग के बारे में ही बता पाऊंगा। रनिंग में फिर जैसे मैं प्रैक्टिस पे आता था, मैंने एक फाइनल आपको बता दी कि आपको कैसे दौड़ना है, उसमें भीड़ से दूर दौड़ना है। फर्स्ट लाइन, जो फर्स्ट लाइन चूने की डली होगी उसको टच करके बिल्कुल दौड़ना है आपको, ये है एक ट्रिक। और जब आप 300 या 400 मीटर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो एक टारगेट फिक्स करना है कि मुझे इस बंदे को काटना है, क्योंकि वो कोई अलग दुनिया से आया हुआ बंदा नहीं है, वो भी आप जैसा ही होगा, जो भी आप जैसा ही दौड़ रहा होगा, मगर आपको एक फिक्स करना है कि मुझे काटना है। धीरे धीरे आप स्टेप बढ़ाइए उस 400 मीटर के बाद, है ना, और स्टेमिना बचाते हुए उसको काटिए। आप एक दो लड़कों को काटोगे या लड़कियों को काटोगे तो आपका मनोबल ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा वहां पे। फिर आपका फिर इच्छा होगी कि मैं इसको भी क्रॉस करूं, तो आप रनिंग की टाइमिंग अच्छे से दे पाओगे। अब मैं प्रैक्टिस की बात कर रहा हूँ, तो प्रैक्टिस में मैं जैसे हमें 2 महीने मिले थे उसमें प्रैक्टिस करने का, और अभी शायद कई लोग कई मतलब लगभग साल भर से प्रैक्टिस कर रहे हैं। मुझे पता है फ्रस्ट्रेट हो गए होंगे,
तो आपको है ना बिल्कुल उदास नहीं होना है, निराश नहीं होना है बिल्कुल, है ना। जैसे कई चाबियों का गुच्छा, हम कितनी चाबी लगाते मगर एक ही चाबी से वो ताला खुलता है, और लास्ट हो सकता है वो लास्ट चाबी हो, है ना। तो आप बिल्कुल निराश नहीं होइए, आप करते रहिए प्रैक्टिस, है ना। और उसमें जैसे मैं प्रैक्टिस करता था, तो जैसे डायरी सुबह में दूध पी के उसमें अगर आप अंडा खाते हो या नॉन वेज हो तो आप बिल्कुल उसमें अंडा डालिए कच्चा, और आप उसको पी के आ जाइए। आपको 10 से 15 मिनट या 15-20 मिनट आपको ग्राउंड पहुंचने में लगेगा वहां पे। तो उसके बाद जब आप ग्राउंड पे आते हो तो हल्का सा वार्म अप करिए। वार्म अप मतलब इतना होना चाहिए कि आपका मतलब कोई भी जैसे हाथ पैर में इंजुरी ना हो। उसके बाद जब आप रनिंग करते हैं तो नॉर्मल भी पहले जैसे 400 मीटर 200 मीटर दौड़ लिया, थोड़ी थोड़ी रनिंग करनी है। उसके बाद जैसे मेरा शेड्यूल था उसमें मैं क्या कम से कम 5 से 7 से सेट में 100 मीटर के मारता था वहां पे। वही हम 2-3 दोस्त थे जो कि अभी एक अलीराजपुर में सूबेदार है, और अभी एक भोपाल में मेरे साथ में, हम 3 लड़के अमूमन प्रैक्टिस करते थे यहाँ पे। तो 100 मीटर के कम से कम 5 सेट हमने मारे। आपको दौड़ना है 100 मीटर। और एक और बात मैं बताना चाहूंगा कि जैसे हमारे गुरु थे ट्रेनिंग में, तो उन्होंने दोनों हाथों में पत्थर 100 ग्राम के पत्थर, है ना, वो रखने का उन्होंने एक आइडिया मुझे दिया था कि आप 100 ग्राम के पत्थर, ज्यादा भारी पत्थर नहीं रखना है आपको, 100 ग्राम के पत्थर दोनों मुट्ठियों में बांधे, और उसके बाद आप 100 मीटर करें। अब मुझे नहीं पता था उनका ये ट्रिक किया था, मगर शायद मुझे तो नहीं पता, मगर मैंने वो किया। तो अ, उसके बाद मैंने वही प्रैक्टिस करी कि दोनों मुट्ठियों में 100 ग्राम के छोटे छोटे पत्थर रख के फिर मैंने 100 मीटर किया। तो ये 5 सेट इसके। उसके बाद 200 मीटर के 2 या 3 सेट 200 मीटर के, और फिर उसके बाद 300 मीटर 2 सेट 300 मीटर के, 400 मीटर का फिर 1 सेट। तो ऐसा ऐसा करके मतलब, और ये भी फिर 100 मीटर की गति में दौड़ना है हमको। 400 मीटर भी दौड़ना है, तो ऐसा नहीं कि हम उसी गति से दौड़ना है, 400 मीटर भी पूरी 100 मीटर की गति से दौड़ना है। तो ये करना है। उसके बाद जब लास्ट जब आपका बचता है उस समय आप एक 600 मीटर का कर ले, फिर लास्ट वाला एक 600 मीटर का कर ले, वो अपनी रनिंग के अनुसार करें उसको। तो ऐसे ऐसे इसको रोजमर्रा की अपने उसमें लेके आए तो एक अच्छी टाइमिंग आपकी आ जाएगी। मगर स्प्रिंट मारना ना भूलें। और एक छोटे छोटे ये टिप्स हैं कि आप स्प्रिंट मारना ना भूलें। जो मेरे गुरु ने मुझे बताया था कि यार दोनों हाथों में आप पत्थर लेके दौड़िए। आप जब 100 मीटर का स्प्रिंट मारते हो तो आप बिल्कुल दोनों हाथों में पत्थर लेके दौड़िए, तो आपको बिल्कुल वो काम आएगा। उसके बाद हाँ, दूसरा था मेरा कि जैसे आप ग्राउंड से जाते हैं तो उसके बाद सबसे ज्यादा दिक्कत आती है उसकी मानसिकता की, कि यार मेरा होगा कि नहीं, मेरी टाइमिंग नहीं आ रही है, मेरा टाइम कम नहीं हो रहा है, मैं क्या करूं। तो बहुत सारी चीजें ये चीजें सभी के साथ में हो रही है, मुझे पता है, क्योंकि मेरे साथ में भी हुई है कि यार मेरी टाइमिंग नहीं आ पा रही है, मैं क्या करूं। तो उसमें आपको, अगर आप सुबह रनिंग कर रहे हैं, अब अधिकतर तो बच्चे सुबह ही रनिंग कर रहे होंगे इसमें, तो उसमें आप शाम को बढ़िया आधा घंटा मेडिटेशन करिए, बहुत शांति मिलती है उसमें। आप जितनी भी सारी समस्याएं, जितनी भी शिकायतें हैं, सारी आप भूल जाओगे उस बढ़िया मोबाइल में आप एक ट्यून लगाइए बढ़िया, और एक सर्च करिए कि मेडिटेशन कैसे किया जाता है, उसमें मेडिटेशन करिए आधा घंटा। आधा घंटा नहीं कर सकते, 15 मिनट तो करिए ही करिए, एकांत में बिल्कुल। तो आपको बिल्कुल दिमाग में बहुत शांति मिलेगी, और ये ज्यादा इसमें आप फ्रस्ट्रेट नहीं होंगे कि हमारा ये अभी डेट बढ़ गई है, ये कर रही है, हमारे प्रैक्टिस में टाइम कम आ पा रहा है, हम लॉन्ग जंप में अच्छे से नहीं कूद पा रहा है। ये सारी समस्याएं आपकी खत्म हो जाएंगी इस चीज से। उसके बाद दोस्तों, ये जो रनिंग है ये स्टेप और स्टेमिना का खेल है पूरा, स्टेप और स्टेमिना का। तो जैसे अधिकतर मैंने यहाँ भोपाल में भी देखा है, अगर आप स्टेप धीरे धीरे ही बनती है, आप प्रैक्टिस करोगे तो आपकी स्टेप बन जाएगी। उसके बाद स्टेमिना। तो स्टेमिना में जैसे मैंने देखा यहाँ पे कई बार, तो जो हमारे गुरु थे उन्होंने ये बताया था कि आप मैं एक बार क्या पहाड़ी पे जो आप हिल्स रनिंग जिसे बोलते हैं, वो रनिंग में कर रहा था वेट करके। मैंने 5 किलो का वेट अपने पीठ पे रखा और मैं रनिंग कर रहा था। मैं बोलता रहा हूँ, मैंने क्या खुद से ही अपनी प्रैक्टिस करी है, मगर देखने वाले ने फिर एक सजेस्ट किया मुझे कि नहीं, आप गलत कर रही है। तो क्योंकि एक स्टेप और स्टेमिना का खेल है, तो जब आप पहाड़ी चढ़ोगे तो आपका स्टेप नहीं बनेगा, वो आप वहीं वहीं पैर रखोगे। आपको स्टेप चाहिए तो आपको फ्लैट ग्राउंड में दौड़ना पड़ेगा और स्टेप बना के दौड़ना पड़ेगा। आपको रनिंग मतलब पहाड़ी वाली आप दौड़ सकते हो, पहाड़ी पे हफ्ते में एक बार आप मतलब हिल्स रनिंग कर सकते हो, मगर उससे आपके स्टेप खराब होंगे, ये ध्यान रखिएगा आप।
है ना। स्टेमिना के लिए स्टेमिना जरूर बन जाएगा, मगर आपके स्टेप उसमें खराब हो जाएंगे। तो जहां तक बचे उसमें हिल्स रनिंग से बचे, आप उसको ना करें, क्योंकि आपकी एक अच्छी प्रैक्टिस मेरे ख्याल से चल रही होगी ग्राउंड पर। आप ग्राउंड में ही दौड़े और स्टेप बनाने की कोशिश करें कि आप मुझे स्टेप, लंबा स्टेप कैसे लेना चाहिए। तो उसके बाद स्ट्रेचिंग, जैसे हम प्रैक्टिस करते थे, उस अगर 1 घंटा हमने प्रैक्टिस करी तो हमें कम से कम 1.5 घंटा स्ट्रेचिंग के लिए चाहिए था वहां पे। स्ट्रेचिंग सबसे महत्वपूर्ण काम है इन मतलब इस रनिंग के लिए, और जो भी हम इवेंट्स हैं उसके लिए। तो स्ट्रेचिंग, सब ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेचिंग करें, अपने शरीर को एकदम मतलब रिलैक्स करवा दें, है ना, ताकि अगले दिन के लिए हम फिर से प्रॉपर तैयार हो जाएं। और बहुत अच्छा लगता है स्ट्रेचिंग के बाद, आप बिल्कुल पसीना है बिल्कुल वो सूख जाता है। उसके बाद देखो कितनी, मुझे पता है आप फील कर रहे होंगे, बहुत अच्छा लगता है। तो हाँ, तीसरा, और ये चीजें मैंने सीखी थी, ओवर कॉन्फिडेंस, है ना। ओवर कॉन्फिडेंस, मुझे पता है कई बच्चों की अच्छी रनिंग आ रही होगी, अच्छा शॉर्टपुट फेंक रहा होगा, लॉन्ग जंप भी अच्छा हो रहा होगा, मगर एक चीजें मैं बता दूं कि इसमें ओवर कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं करना है। ओवर कॉन्फिडेंस करोगे तो ओवर कॉन्फिडेंस टूट जाता है ना। क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं आता कि यार मैं तो फेंक ही लूंगा या मैं तो कर लूंगा, बिल्कुल आपको बिल्कुल ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है। भीड़ से अलग होने का मैंने बता ही दिया है। हाँ, अब लगभग आपके 18 या 19 तारीख को आपका मतलब डेट वहां तक बढ़ गई है, तो हमारे पास अभी लगभग 18 या 20 दिन है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप बाहर जाने से बचें इन परिस्थिति में, मतलब बाहर किसी भी परिस्थिति में आप बाहर जाने से बचें, क्योंकि कई हादसे और मोटरसाइकिल चलाने से, साइकिल चलाने से आप बचें, ताकि आपके मतलब ऐसी कोई इंजरी नहीं हो या आपका एक्सीडेंट हो जाए या गिर जाओ आप, है ना। तो आप आराम करिए, बिल्कुल रनिंग करिए और घर पे रेस्ट करिए। तो बाहर जाने से बचे, मोटरसाइकिल चलाने से बचे, है ना। ये मैं आपको बिल्कुल बताना चाहूंगा कि आप कहीं भी जाओ तो बिल्कुल, है ना, सुरक्षा के साथ और अच्छे से ही मतलब गाड़ी घोड़ा चलाए, जो भी चला रहा हो। तो मगर आप इन अधिकतर बाहर जाने से बचे, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ। उसके बाद जब आप लास्ट टाइम में जब आपका फिजिकल होगा, तो मेरे साथ में जो दिक्कतें आ रही थी कि आप बैठे हो वहां पे बैग लेकर, आपके डॉक्यूमेंट्स चेक होते हैं, सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स चेक होते हैं उसमें। जब आप बैठते हो वहां पे बैठे हो तो वहां पर पसीने आने की सबसे ज्यादा समस्या होती है, यूरिन आता है, यूरिन की समस्या, पसीना, ये नॉर्मल सी बात है, कोई सभी के साथ होता है ये। तो ये मेरे साथ भी हो रहा था। तो आपको ग्लूकोज का पानी, मतलब ग्लूकोज का पानी आप थोड़ा थोड़ा पीते रहना वहां पे, और यूरिन का आप यूज कर सकते हो, जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं उसमें। वो एक डर के कारण होता है, वो नर्व्स कंट्रोल नहीं रहता। हाँ, तो उसके कारण होता है, उसमें कोई वो नहीं है, घबराहट होती है। वो मुझे भी हो रही थी घबराहट की यार मैं दौड़ पाऊंगा नहीं, मगर एक बार आपने कदम रख दिया ग्राउंड में तो मुझे 100% पता है कि आप दौड़ लोगे और अच्छा एक अपना टाइम दोगे। और और एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है कि जो साइकोलॉजी का जो इफेक्ट हमारे दिमाग पे पड़ता है, क्या होता है जब भी हम किसी ट्रैक पे जाते हैं, दौड़ना शुरू करते हैं सर, दौड़ते दौड़ते हम क्या करते हैं, हम लास्ट पॉइंट देख लगते हैं कि अभी तो मुझे दौड़कर वहां वापस आना है। तो ये चीज जो हमारे दिमाग पे इफेक्ट उत्पन्न करती है, उसकी वजह से जो हमारी एनर्जी है उसका हास होता है, नुकसान होता है। तो आप एक सिंपल टारगेट बनाइए कि हमें आगे 50 मीटर या 60 मीटर ही देखना है, उसके आगे हमें नहीं देखना है। क्या होता है, हम दौड़ना शुरू करें और उसके बाद हमारी नजर वापस आ जाती है कि मुझे तो घूम के अभी 400 मीटर वापस आना है और एक और राउंड लगाना है। तो इस चीज को अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि वो सामने देखिए कि आगे मेरे मेरे से 50 मीटर या 60 मीटर वो बंदा जा रहा है, वो दौड़ रहा है, मुझे कोशिश करना है उसको क्रॉस करते हुए, उसको ओवरटेक करते हुए आगे निकलने की। जब आप छोटे छोटे ऐसे लक्ष्य बनाएंगे तो ये चीजें देखने में, सुनने में बहुत छोटी लगती है, लेकिन आपकी रनिंग में बहुत इफेक्टिव होगी और आपको बहुत फायदा देगी। सर हमारे लिए क्वेश्चन आया है तो रीता अहिरवार जी का, इनका कहना है कि सर रनिंग के दौरान मेरे आंखों में स्वेलिंग आ गई है और एंकल में स्वेलिंग आ गई है और पेन है, कुछ सॉल्यूशन बताएं। हाँ, तो सॉल्यूशन तो वो यही यार, इसमें सर इसका सिंपल सी बात है बेटा, अगर आपके पैरों में इस प्रकार की स्वेलिंग आ रही है तो इसके दो कारण होते हैं। एक तो आप किसी बीमारी से अभी हाल ही में ठीक हुए हो, या आप बीमारी की ओर जा रहे हो, पहली चीज ये हो सकती है। दूसरी चीज, स्वेलिंग का दूसरा जो कारण रहता है वो होता है कि आप जब भी रनिंग करते हो और उसके बाद प्रॉपर या तो आप वार्म अप नहीं करते। वार्म अप का मतलब सीधा सा है कि जब तक आपके शरीर में पसीना ना आ जाए तब तक आपका शरीर वार्म अप नहीं हुआ। वार्म का मतलब होता है गर्म करना, हीट देना।
तो जब तक आपके शरीर से पसीना ना आने लगे तब तक आप कोई भी इवेंट में शामिल ना हो। सीधा सा मसला ये है। और जो आपका ये एंकल में जो स्वेलिंग का कारण है, एक तो पहला तो मैंने बताया कि आपको या पहले से कोई बीमारी रही होगी या बीमारी की ओर जा रहे हैं। दूसरा कारण आप वार्म अप ठीक से नहीं करते होगे, और वार्म अप के बाद जैसे सर ने बताया कि प्रॉपर स्ट्रेचिंग, हम कोशिश करेंगे सर कि स्ट्रेचिंग का एक प्रॉपर वीडियो बना के हमारे बच्चों को उपलब्ध कराएं, ताकि जो स्ट्रेचिंग के बारे में नहीं जानते वो स्ट्रेचिंग अच्छे से कर सके। तो आप ये करिए। अगर फिर भी आपके पैरों इस प्रकार की तकलीफ है तो उसका एक अच्छा सा सॉल्यूशन है कि आप घर जाइए, पानी को हल्का सा गर्म पानी करिए, उसमें पैर को डालिए, फिर उसके बाद ठंडा पानी अपने पास में रखिए, उसमें थोड़ा नमक डालिए, और 2-3 मिनट आप गर्म पानी में, 1 मिनट ठंडे पानी में, इस प्रकार से आप सिकाई करिए। और 2 से 3 दिन का रेस्ट लीजिए फिजिकल से, और आप देखेंगे कि आपके पैर में स्वेलिंग ठीक हो जाएगी, और उसके बाद आप प्रॉपर ट्रैक पर आकर अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ, तो मैं ये भी एक चीज बता रहा था कि जैसे रनिंग की आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, शॉर्टपुट वगैरह की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उसमें कम से कम जब आपका टेस्ट हो तो उससे कम से कम 2 या 3 दिन पहले आप ना दौड़ें। आप बिल्कुल फुल रेस्ट करिए, आप फुल रेस्ट, बिल्कुल कुछ नहीं करना, किताबें पढ़िए, टीवी देखिए, मूवी देखिए, मगर फुल रेस्ट आप। और वो प्रैक्टिस, हमारा समय खत्म हो गया वो, ठीक है। तो आपको प्रैक्टिस नहीं करनी है। जैसे मान के चलो आपका 18 तारीख को टेस्ट है, तो आप 15 तारीख से बिल्कुल दौड़ना भागना बंद कर दीजिए। मैं तो बोलता हूँ 14 तारीख से आप बंद कर दीजिए, बिल्कुल नहीं करना आपको। 4-5 दिन, मतलब 4 दिन तो आपको बिल्कुल नहीं करना, रेस्ट करना है कुल मिला के, क्योंकि आपने इतनी प्रैक्टिस कर ली कि वो आप 18 तारीख को आराम से करो। ऐसा नहीं कि एक दिन पहले आपने प्रैक्टिस करी और अगले दिन दौड़ लोगे, वो दौड़ लोगे मुझे पता है, मगर उसका प्रभाव एक अलग पड़ेगा जब आपको रेस्ट, फुल बॉडी का रेस्ट मिलेगा। एक मानसिक का जो रीति की यार उसका अलग प्रभाव पड़ेगा कि आपको 2 या 3 दिन बिल्कुल नहीं दौड़ना, कोई प्रैक्टिस नहीं करनी है। बस ये मान के चलिएगा कि हमें आप 18 तारीख को, जैसे मान के 18 तारीख को आप टेस्ट है तो 18 को ही दौड़ना है आपको। 3 दिन का या 4 दिन का आपको रेस्ट करना है, फुल रेस्ट करिए, बिल्कुल बॉडी को रिलैक्स करिए, स्ट्रेचिंग करिए, अगर करना है तो स्ट्रेचिंग करिए, दौड़ना भागना बंद कर दीजिएगा आप, तो उसमें आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। ये मैंने भी किया था ये, मगर अमूमन लोगों को लगता है कि नहीं यार 2 दिन पहले या 1 दिन पहले दौड़ लूंगा तो क्या और अब मेरी प्रैक्टिस हो जाएगी। आपने जितनी, आप साल भर से दौड़ रहे हो या 6 महीने से दौड़ रहे हो या 2 महीने से दौड़ रहे हो, आपने जितनी प्रैक्टिस करनी थी कर ली। अब वो 3 दिन या 4 दिन में कुछ नहीं हो सकता उसका, ठीक है। तो आप फुल रेस्ट करिए उसमें। और दूसरा मैं ये बता रहा था, ग्राउंड के अंदर जाते समय वार्म अप जरूर कर लीजिएगा आप। जैसे गोविंद सर ने बताया कि थोड़ा सा मतलब ऐसा लगना चाहिए कि हाँ मैं दौड़ने लायक, वो ऑटोमेटिक हमारे शरीर को लगता है कि अब मैं दौड़ने के लिए तैयार हूँ। ऐसा नहीं कि खड़े हुए और दौड़ना शुरू कर दिया तो आप बिल्कुल नहीं दौड़ पाएंगे इस टाइम में। थोड़ा सा वार्म अप कर लीजिए। उसके बाद दूसरी एक चीज और मैं आपके लिए प्लस पॉइंट बता रहा हूँ कि जहाँ पे भी आपका ग्राउंड होगा, जहाँ पे भी आपका टेस्ट होगा, उसको क्या चारों तरफ से कवर कर दिया जाएगा। जैसे लाल परेड ग्राउंड हमारा जो मोतीलाल नेहरू स्टेडियम है, वो चारों तरफ से कवर है। आप जब प्रैक्टिस करके आते हो, या जो भी भोपाल के लोकल के बच्चे होंगे जो दूसरे ग्राउंड में प्रैक्टिस करते हैं, और फिर वो लाल परेड ग्राउंड में हमारे अंदर जाके प्रैक्टिस करेंगे, वो दौड़ेंगे, तो वो ग्राउंड बहुत छोटा लगता है, और ये मेंटली फायदा देगा आपको। ये बहुत छोटा है। आपने एक बड़े जब आप ओपन देखते हो तो वो बहुत बड़ा ग्राउंड लगता है, उसके बाद जब आप अंदर जाओगे तो वो एक छोटा ग्राउंड लगता है। तो ये मेंटली आपको बहुत फायदा देगा, यार ये इतना छोटा ग्राउंड में तो ऐसे ही पार कर लूंगा मैं। तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है, क्योंकि ये हर जहाँ पे भी आपका टेस्ट होगा, टेस्ट तो हर जगह ही है ना, जहाँ पे भी टेस्ट होगा तो उसको कवर कर दिया जाएगा चारों तरफ से। तो ये आपके लिए मेंटली उसके लिए बहुत अच्छा है, साइकोलॉजिकल इफेक्ट हाँ को कम कर देगा। उसके बाद जैसे अभी किसी ने पूछा था, रीता जी ने पूछा था, कि रीता अग्रवाल ने पूछा था कि सर मेरे एंकल में स्वेलिंग है, तो उसके लिए मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि जूते आप जो भी पहनते बहुत ही हल्के जूते पहने। कोई जरूरी नहीं कि आप 2000 का जूता पहने या 4000 का जूता पहने, कोई जरूरी नहीं है। आप 250 से 300 या 400, और अभी नॉर्मली 500 रुपए का जूता हमारे पास आ जाता है ना, तो आप वो पहन सकते हैं। तो मेरे पास भी लोगों ने बहुत मुझे बताया था कि आप ऐसा करो, 1500 का जूता वो मिलता है एडिडास का, नाइक का, पुमा का, वो वाला जूता करो लो, उसमें क्या लंजिंग वाला वो रहता है। अरे हो गया है, हमें नहीं खरीदना भाई, है ना। आपके पैरों में दम है ना तो आप दौड़ लोगे। आप नंगे पैर, मगर नंगे पैर नहीं दौड़ना, मैं बता रहा हूँ कि आप नंगे पैर भी अगर शुरू से प्रैक्टिस हो तो आप दौड़ लोगे, मगर अभी मैं सजेस्ट नहीं करूंगा इस चीज को। तो जूतों से कोई फर्क नहीं पड़ता, बट बस अड़ते जूता अपना उसका थोड़ा सोल थोड़ा सा गद्देदार हो, आप देख लो, और उसके अंदर हल्का हो, मतलब आप उठाने में ही पता पड़ जाएगा यार इतना हल्का जूता, ठीक है। तो वो कर लीजिए। उसके बाद मेरे को एक सजेस्ट और किया था कि जो जूतों में सिलिकॉन होती है, आप उसको रख सकते हैं नीचे, जो उसमें पट्टी अंदर जूते के अंदर एक सिलिकॉन आता है रबर टाइप का, उसको रख सकते हैं। वो क्या लंजिंग का काम करता है,
लंचिंग का काम करता है, तो आपको चलने में भी और दौड़ने में भी फिर थोड़ा सा अच्छा लगेगा थोड़ा सा उसमें, तो आप उसका यूज कर सकते हैं। मगर आप अब आपका लास्ट टाइम है तो आप उसको यूज ना करें। मैं अगले उसके लिए बता रहा हूँ कि जो भी सब इंस्पेक्टर का या किसी दूसरे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप अगर रनिंग में आप नहीं कर पा रहे हैं तो वो आप उसका यूज कर सकते हैं। उसके बाद डाइट प्लान भी हमारे गोविंद सर बता देंगे। मगर मेरी जो डाइट थी, मैंने बताया कि दूध लिया, सुबह उठे दूध लिया, अंडा डाल के पी के चले गए तो पूरा पच जाता है। उसके बाद जैसे ही घर आते थे तो केला, 2 केले, है ना। नॉर्मली अपन को एकदम एकदम हाई डाइट भी नहीं लेना है कि यार बिल्कुल हम जिम जा रहे हैं या कर रहे हैं। एक नॉर्मल आप नॉर्मल लाइफ की तरह ही आपको बैलेंस डाइट, मतलब ज्यादा करना भी नहीं, ज्यादा खाना भी नहीं है। आपने जितना खाया ना उतना ही पर्याप्त है। ऐसा नहीं है कि अब मैंने बता दिया कि भाई अंडे खाना है, चिकन मटन ये खाना है, ऐसा कुछ भी नहीं होता इसमें। आप नॉर्मल जो रोज खाते बिना प्रैक्टिस के भी, वो भी चल जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है उसमें। चना तो रोज, एक चना से बेस्ट कुछ भी नहीं हो सकता, है ना। चना और मूंग दाल, इससे बेस्ट कुछ भी नहीं है। लोग भले बोलते होंगे कि बादाम खा लो या कुछ भी खा लो, मगर मैं चने से बेस्ट कुछ भी नहीं मानता। आप चना बढ़िया रात में गलाइए, जितना खाने की कैपेसिटी है आपकी उतना गलाइए, और बढ़िया उसको कपड़े में रख के बड़े छाने अंकुरित कर लीजिए और खाइए। उससे बेस्ट कुछ भी नहीं है, चना और मूंग दाल डालिए। और दूसरा मैं बता रहा था कि सोयाबीन, है ना, जहाँ पे सोयाबीन होता है तो ज्यादा सोयाबीन नहीं खाना। सोयाबीन क्या लूज मोशन कर देता है, ज्यादा खाओगे तो पचता नहीं है। तो मुश्किल से 2 दाने हमें खाना है, ज्यादा नहीं खाना। 2 दाने, 2 दानों से ज्यादा नहीं खाना, ठीक है। तो सोयाबीन डाल दिया, 2 दाने ही खाना, वो स्टेमिना का काम करता है ना। तो ज्यादा सोयाबीन के लिए फिर आप बोलोगे कि सर मेरा पेट खराब हो गया। अभी अभी ये चीजें नहीं करनी है, मगर अब जो होना था वो हो गया। मैं आगे के लिए बता रहा हूँ एक डाइट। तो ये चीजें थी। उसके बाद नारियल पानी अगर हो आप पी सकते हो तो पी सकते हो नारियल पानी, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी दूध है ही, दूध तो आप पीजिए सुबह शाम दोपहर, जब भी आपको लगता है कि दूध पीजिए आप उसमें। यही एक मेरा एक डाइट प्लान था। मैं ज्यादा मैंने ओवर इसका कुछ नहीं किया था, सिर्फ सुबह दूध पीना था, अंडा, और उसके बाद देसी अंडा मिल जाए तो और अच्छा है ना। तो उसके बाद चने, आने के बाद चने खाते थे हम वहीं पे। और बस यही मेरी एक डाइट प्लान थी, नॉर्मल थी, एक ज्यादा हाई नहीं थी, बस यही डाइट डाइट प्लान। और मैं बताना चाहूंगा कि सर जो लोग वेजिटेरियंस है, जो अंडा और ये चीज नहीं खा सकते, तो उनके लिए बेस्ट है आप मूंगफली दाने जो हर जगह उपलब्ध रहते हैं, आप उनको पानी में गला लीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका पेट आसानी से इन चीजों को डाइजेस्ट नहीं कर सकता, तो आप उनको हल्का सा उबाल लीजिए और उसको फिर गुड़ के साथ खाइए। तो गुड़ के साथ आप चने को भी खा सकते हैं उबाल कर, मूंग को भी खा सकते हैं, और फली दाने को भी खा सकते हैं। तो मूंगफली के दाना बहुत हाई प्रोटीन रहता है, और जब भी आप इसको फिजिकल इवेंट करते हैं, दौड़ते हैं, तो आपकी मसल्स ब्रेक होती है, और मसल्स ब्रेक, मसल्स को प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो टिश्यूज को रिपेयर करने के लिए ये प्रोटीन बहुत काम आएगा। तो आप उसको गुड़ के साथ चने को, मूंग दाल को और फली दाने को कोशिश करिए कि हफ्ते में 5 से 6 दिन इस चीज को खा सके। और जैसा कि सर ने बताया कि दूध दूध में भी प्रोटीन होता है, कैल्शियम होता है। लेकिन कुछ लोगों को सर ये प्रॉब्लम होती है कि वो दूध को डाइजेस्ट नहीं कर पाते। तो जो लोग दूध को डाइजेस्ट नहीं कर सकते, तो वो दही का उपयोग कर सकते हैं। आप दही को खाइए, लेकिन दही में आप शक्कर मत मिलाइए। क्या होता है, हम हमारे टेस्ट के चक्कर में उसको लस्सी बनाने की कोशिश करते हैं और उसमें भरकर शक्कर डाल देते हैं। आप शुगर का उपयोग मत करिए, क्योंकि शुगर जो है वो आपके जो उसके इफेक्ट थे दही के, कर्ड के, उसको कम कर देंगी। तो आप उसमें नमक या हल्की सी मिर्च या काला नमक आप डाल सकते हैं, और उसको आप चावल के साथ या रोटियों के साथ खा सकते हैं। तो ये जो आपको जो लोग दूध नहीं पी सकते, उनके लिए प्रोटीन की बेस्ट डाइट हो जाएगी। आप दही का उपयोग करिए और इन चीजों को खाइए। जिसको गैस वगैरह की प्रॉब्लम होती है, जिसको गैस बनती है पेट में, वो कोशिश करिए कि चने, फली दाने और मूंग, इसको आप खाली पेट मत खाइए। इनको कोशिश करिए कि आप शाम के समय, जब हमें एक हल्की सी भूख लगती है 4-5 बजे के आसपास, तब आप इन चीजों को खा लीजिए। और जिनको गैस की प्रॉब्लम नहीं होती, वो चने को और ये इन सब स्प्राउट्स को कभी भी खा सकते हैं। एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि सुबह पानी नहीं पीते। तो सुबह आप कोशिश करिए कि जब जैसे ही आप उठते हैं, सुबह मॉर्निंग में उठे, तो जितना आप पानी पी सकते हैं, 1 गिलास 2 गिलास हल्का सा गुनगुना पानी करिए। उसको पहले बगैर ब्रश किए हो पी लीजिए। उसके बाद बाकी की जो आपकी डेली रूटीन होता है, फ्रेश होना, ब्रश करना, ये सब चीजें करिए। और उसके बाद ही फिर आप कुछ खाकर जाइए। ग्राउंड में जब भी जाते हैं, ग्राउंड प्रैक्टिस करने से पहले 15 से 20 मिनट आप एक फ्रूट, कोई भी आप एक केला खा सकते हैं, या आपकी जो आप रोटी है, जो भी आपके घर में उपलब्ध है आसानी से, उस चीज को थोड़ा हल्का सा खाकर फिर जाइए ग्राउंड में, ताकि आपके अंदर एनर्जी बनी रहे। तो आप इन छोटे छोटे चीजों का जब उपयोग करेंगे, तो आपका जो फिजिकल है वो काफी अच्छा हो जाएगा। और फिजिकल के बाद की जो डाइट है, सर ने बहुत अच्छा बताया कि सर ने किस तरीके से अपने प्रोटीन को, अपनी डाइट को फॉलो करा।
तो आपकी जो भी आपके घर में उपलब्ध है, जो आपको आसानी से मार्केट में मिल जाए, आप उस चीज को लीजिए और उसका उपयोग करिए और अपना डाइट फॉलो करिए। और एक प्रश्न एक सुरेन ठाकुर जी ने पूछा है, जी। तो मैं चाहूंगा कि मनीष जी आप बताइए कि उनके जो थाइज हैं उनमें 3-4 महीने हो गए, नस में दर्द होता है उनके, और वो फिर भी प्रैक्टिस करे जा रहे हैं। रनिंग तो उनकी अच्छी है, बट लॉन्ग जंप में कहीं ना कहीं उन्हें बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो मनीष जी, इस संबंध में क्या करा जा सकता है? सर लॉन्ग जंप वो प्रॉपर नहीं कर पा रहे हैं, इस कारण मसल्स में खिंचाव आया है। जब उन्होंने टेकअप लिया होगा तो हो सकता है कभी कभी हम जब टेकअप ले रहे होते हैं हाई लॉन्ग जंप के लिए या हाई जंप के लिए, तो टेकअप लेते समय कहीं ना कहीं हमारा ध्यान भटक जाता है। उस समय प्रॉपर पैर नहीं रखाने के कारण ये समस्या पैदा होती है। अब इसकी रिकवरी के लिए सर उनको थोड़ा रिलैक्स करना पड़ेगा और मसल्स को एक रुमाल में नमक डालकर उसकी पोटली बनाकर उसका धीरे धीरे सेक करें ताकि वो रिकवर हो। ठीक है मनीष जी। एक और मैं आपसे चाहता हूँ कि हमारे बच्चों को आप भी एक डाइट प्लान के बारे में बताएंगे, क्या डाइट होनी चाहिए बेसिकली? सर डाइट में मेन पार्ट है प्रोटीन। प्रोटीन जितना ज़्यादा से ज़्यादा लेंगे वो मसल्स को उतना ज़्यादा पावर मिलेगा, काम करने की क्षमता मसल्स की बढ़ेगी। क्यों कि बॉडी बिल्कुल हराश हो जाती है एक्सरसाइज करते टाइम। अब ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि अब मैं डिफेंस पर्सन हूँ तो कभी कभी मैं रगड़ा भी बच्चों को देता हूँ। तो रगड़े के कारण बहुत ज़्यादा थकान होती है। तो अगर वो डाइट प्रॉपर ले रहे हैं तो बच्चों को मसल्स पावर रहता है, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अब प्रोटीन में सर हम प्रोटीन मैंने ऑलरेडी आपको बताया था सर। अभी सर ने बताया जैसे कि आप अगर बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं कर पा रहे हैं महंगा सामान, तो आप बाजार से बनाना ले सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट मिल जाएगा आपको उससे। लेकिन अगर और भी बेहतर करना चाहें तो दूध और केले को दोनों को शेक बनाकर पिएं, और हो सकता है तो उसमें थोड़ा चॉकलेट पाउडर मिलाएं, तो मीठे के कारण उसको एनर्जी मिलेगी, एनर्जेटिक रहेगा बंदा। दूसरी बात, अगर वो एफर्ट कर पाता है, क्योंकि नॉर्मली कोई भी काजू बादाम तो खाता ही खाता है आजकल, डाइट का एक हिस्सा बना रखा है लोगों ने। तो मैं कहना चाहूँगा कि जो मैंने अभी अपने लेक्चर के दौरान चीज़ें बताई थी कि प्रोटीन पाउडर बाजार का अवॉइड करके अपना पर्सनली बनाएं। वो कैसे बनाएं? तो आपको 7 दिन के लिए एक डाइट तैयार करना है। 100 ग्राम आप बादाम लीजिए, 100 ग्राम काजू लीजिए, 100 ग्राम मूंगफली दाने लीजिए, 100 ग्राम आप मगज लीजिए, 100 ग्राम अखरोट लीजिए, और हल्का हल्का इनको रोस्ट कीजिए। मूंगफली दानों को आप पूरी तरह अच्छे से रोस्ट करके उसके छिलके निकाल दीजिए। इसके बाद उनको अलग अलग पाउडर बनाइए मिक्सर से, सभी को एक साथ मैश करें, सभी को एक साथ मिक्स करें, दूध पाउडर को भी बाद में डालकर उसको मिक्स करें। ये आपके एक हफ्ते की डाइट है, सुबह शाम आप इसको दूध के साथ लें। इसके बाद सर ने बताया था अभी कि अगर वो वेजिटेरियन है तो वो दूध ले, और दूध के साथ साथ अंडे ले सकता है, और बेहतरीन सोर्स होता है सोयाबीन। लेकिन अगर वो सोयाबीन को हम, सर ने बताया था 2 दाने आप सोयाबीन के रोज खाइए, तो मेरा मानना है कि हफ्ते में 2 बार पनीर खाएं, और 2 बार आप अगर डायरेक्ट सोयाबीन नहीं खा सकते हैं तो सोया बड़ी का उपयोग कर सकते हैं। सब्जी के माध्यम से भी प्रोटीन आपको मिल जाएगा। तो ये सोर्सेस हैं सर प्रोटीन के। और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को अभी फिजिकल नज़दीक आ गया है, जो प्रैक्टिस होना था वो हो चुकी है। अब तो केवल आपको तैयार होना है मेंटली कि हम फिजिकल कितना बेहतर दे पाएंगे। अब जितना मेंटली आप स्ट्रांग होंगे उतना ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर आप अपने आप को बना पाएंगे और बेहतर तरीके से प्रदर्शन कर पाएंगे। जय हिंद सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अब मैं ये मंच को ओपन हाउस क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए ओपन करता हूँ। आप सभी जिस किसी को भी किसी भी प्रकार का डाउट है, वो या तो अपना जो क्वेश्चन है चैट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं, या डायरेक्टली अनम्यूट करके आप डायरेक्टली हमारे रिसोर्स पर्सन से अपने क्वेश्चन या कोई भी क्वेरीज या डाउट्स हैं वो पूछ सकते हैं। एक क्वेश्चन था,
वो बनाना शेक का बनाना शेक का जो आप रीता अहिरवार ने जो क्वेश्चन पूछा था, तो मैं बताना चाहूंगा कि रीता जी, अगर आप बनाना शेक पीती हैं तो जहां तक हम लोगों का मानना है कि ये थोड़ा हैवी होता है, तो इसको आप प्रॉपर एक्सरसाइज के बाद ही इसका पिए, क्योंकि इसको जब आप पीते हैं तो आपको हल्का सा आलस या कुछ इनकी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली इसको बहुत ज्यादा मात्रा में पी लोगे उसके बाद रनिंग करोगे तो ये इतना इफेक्टिव नहीं होगा। तो इसे कोशिश करिए कि वर्कआउट के बाद ही हम बनाना शेक पिए। और बनाना शेक में मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप अफोर्ड कर पाए तो उसमें जो खजूर आता है, जो गीला खजूर रहता है, उसको थोड़ा सा दूध के साथ उबाल कर उसका 1 या 2 खजूर उसका उपयोग करिए, और साथ ही एक इलायची, आप एक इलायची को जरूर उसमें डालिए। इलायची क्या होगी, उसकी जो हार्डनेस है केले की हार्डनेस को और मतलब तरल बना देगी, और वो आपको आसानी से डाइजेस्ट हो पाएगा। गुड आफ्टरनून सर। गुड मैं आफ्टरनून 32 बटालियन से बोल रहा हूँ, रितेश मालवी। जी। मेरा फिजिकल 18 अक्टूबर को है, जी और मैं यानी कहा मेरा गोला जो है इंक्रीज नहीं हो रहा, तो क्या, और मैं यानी जिम भी जाता हूँ बट तब भी है ना इंक्रीज नहीं हो पा रहा मेरा गोला, मतलब मिनिमम 20 ही तक जा पाता है। तो मैं किस टेक्निक से करूँ कि यानी मैं उससे आगे बढ़ सकूँ? तो सबसे पहले पूछना चाहूंगा कि आप जब जो शॉर्ट पुट का को थ्रो करते हैं तो आप किस टेक्निक का उपयोग करते हैं? आप खड़े खड़े फेंकते हैं या लेग का कुछ फायदा उठाते हैं? नहीं, स्टेप बाय स्टेप लेके। अच्छा, स्टेप से जैसे बॉल फेंकते हैं उस तरीके से फेंकते हैं आप, स्टेप से लेकर। जी तो मैं बताना चाहूंगा कि आप गोले पकड़ने का जो टेक्निक है, क्या उसमें आप गोले को पूरे अपने हथेली पर रख लेते हैं या केवल उंगलियों के और अंगूठे के सपोर्ट पर रखते हैं उसको? नहीं, हथेली पे मतलब उंगलियों के यानी वो जो रहता बीच में हथेली के, वो उन लाइनों पे रखता हूँ मैं। हाँ हाँ बिल्कुल, आप हथेली के बीच वाला जो खाली हिस्सा रहता है, कृपया जी कर उस हिस्से में कभी भी गोले को मत रखें, क्योंकि वो जो हिस्सा है, मैं पहले भी बताया था कि वो वाला जो हिस्सा रहता है वो वहां पर वैक्यूम रहता है। तो वैक्यूम जी क्या हो जाता है, खाली जगह रहती है, तो जब आप पुश करते हैं किसी भी चीज को पुश करते हैं तो वहां से हमारी एनर्जी का लॉस होता है। तो कोशिश करिए कि आपका जो मान लीजिए गोला है तो आप उसको इस तरीके से यहाँ पर रखिए उंगलियों पर, और इसी से थ्रो करने की कोशिश करिए, पहली चीज। दूसरी चीज, जब भी आप थ्रो कर रहे होंगे तो अपना एक एंगल सेट कर लीजिए और सामने ऊपर फेंकने की कोशिश करिए। क्या करते हैं हम, कई बार कोशिश करते हैं कि हम हमारा जो शॉर्ट पुट है, हमारा गोला है, वो लंबा जाए, दूरी करे। तो गोला क्योंकि भारी होता है, इतनी हमारे हाथ में पावर नहीं कि हम उसको फ्लैट लंबा फेंक सके। तो कोशिश करिए कि उसको एलिवेशन दे, मतलब थोड़ी हाइट दे। ये थोड़ा आपको लगेगा कि हम हाइट क्यों दे रहे हैं, लेकिन अगर तो आप हाइट दोगे तो डेफिनेटली आपका गोला जो अभी 20 फीट फेंक रहा है वो आराम से इंक्रीज होकर 3-4 फीट और हो जाएगा। साथ ही साथ अगर आप जिम जाते हैं तो आप शोल्डर की और चेस्ट की एक्सरसाइज करिए। अगर वहां पर नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मैं एक वीडियो आपको बता दूंगा कि आप जो शोल्डर के पुशअप्स होते हैं, इसको लैटरल पुशअप्स बोलते हैं ना, जिस पर हमारा जो चेस्ट हिस्सा रहता है वो जमीन को टच करते हुए पुशअप लगाते हैं, उस पुशअप का उपयोग करिए आप, ताकि आपकी जो शोल्डर से लेके जो ये पूरा एल्बो है, ये पूरा आपका हैंड है, वो मजबूत हो सके। और आप चिंता मत करिए, बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं जिनका मतलब प्रैक्टिस के दौरान गोला नहीं फिकता है, लेकिन मेन इवेंट में डेफिनेटली आपका गोला 2 से 3 फीट तो वैसे ही बढ़ जाएगा। तो अगर आप और कोशिश करेंगे तो मुझे लगता है कि आप आसानी से अपने फाइनल डे में 25 मीटर गोला या उससे ऊपर फेंक पाए। थैंक यू। एक थैंक यू सो मच। थैंक यू। एक प्रश्न और है कि 30 और 1 और 2 तारीख को जो फिजिकल होने वाले थे वो क्या डिले हो गए सच में? ये एक बच्चे का प्रश्न है, कुमार वहीद करते हैं। जी। ये तो 18 तारीख को होगा ना? हाँ, तो जैसा कि बताया गया, आपको एक सर्कुलर भी जारी हुआ है कि जो भी अभी फिजिकल डेट्स थी उनको पोस्टपोन कर दिया गया, उनको बाद में कराया जाएगा, क्योंकि जो वेदर कंडीशन है उनको देखते हुए उनको पोस्टपोन किया गया। एक रीता अहिरवार जी का क्वेश्चन है कि क्या रनिंग के पहले नॉर्मल वाटर हील है? देखिए सर, मैं बताना चाहूंगा कि ये डिपेंड करता है कि आपकी अब रनिंग कब होने वाली है। मीन्स अगर आप मॉर्निंग में रनिंग कर रहे हो, प्रैक्टिस के दौरान आप ये पूछ रहे हैं, या फिर फाइनल डे में अगर आप पूछ रहे हैं, तो क्योंकि बहुत सारे कंटेंट रहते हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं, तो सबका समय अलग अलग रहता है। तो कोशिश करिए कि सुबह नॉर्मल वाटर ही लीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी एनर्जी डाउन है, तब आप ग्लूकोज का उपयोग पानी के साथ कर सकते हैं। बहुत हैवी ग्लूकोज मत करिए, क्योंकि ये ठंडा होता है और आपके लिए सर्दी या इस प्रकार की कुछ समस्याओं का कारण बन सकता है। तो आप नॉर्मल पानी लीजिए, और बहुत अधिक पानी मत पीजिए। नॉर्मल जब हमें लगे कि हमारा शरीर इतना पानी पीकर संतुष्ट है, आप उतना ही पानी पीजिए, बहुत अधिक पानी का उपयोग ना करें। ये लास्ट वाले दिन का मैं बताया था, मैंने मेरा रोजमर्रा की उसमें नहीं बताया था आपको, नॉर्मल ही पानी पीना है, जो नॉर्मल पानी पीना। बाकी लास्ट दिन वाले दिन आपको ग्लूकोज, क्योंकि उस दिन धूप भी होगी उस दिन ग्राउंड में, इस वजह से मैंने बताया था कि आप ग्लूकोज की बॉटल, एक नॉर्मल पानी की बॉटल, एक ग्लूकोज की बॉटल रख लीजिए आप। तो ग्लूकोज का पानी पीजिए बढ़िया, उस दिन एनर्जी आएगी, धूप तो रहेगी रहेगी उस दिन। तो
और दूसरा मैं ये बता रहा था, ये प्रॉब्लम हो गया ना क्वेश्चन का, है ना, नॉर्मल पानी ही पीना, रोज अगर हम पी रहे हैं तो नॉर्मल पानी, और बाकी उस दिन आप एक नॉर्मल वाटर रख लीजिएगा, ग्लूकोज की वाटर रख लीजिएगा। वो दूसरा मैं ये बता रहा था, कोल्ड ड्रिंक्स पीने से बचना है बिल्कुल, ठीक है। कोल्ड ड्रिंक तो हमें पीना ही नहीं चाहिए। वो भले एड में कुछ भी बता रहा है कि वो कूद की जंप कर गया तो, और फिर कोल्ड ड्रिंक पीना नहीं, बिल्कुल नहीं पीना भाई, है ना। कोल्ड ड्रिंक पीने से बचना है हमें, है ना, बहुत नुकसान करती है। आप अगर पी के देखना कभी, मेरे को पता है, मुझे फील होता है कि यार बहुत नुकसान करती है वो। आप कोई सी भी कोल्ड ड्रिंक, कोको कोला या मिरिंडा या कोई सी भी कोल्ड ड्रिंक पियोगे, उसके बाद आप पेट में थोड़ा सा देखना कि यार वो अजीब सा फील होता है पूरा, तो पीना ही नहीं है कुल मिला के। और ना ही एनर्जी ड्रिंक पीना, हाँ, क्योंकि इसमें energy हाई drink भी नहीं कैफीन पीना। होता है। हाई कैफीन होता है, आपको इंस्टेंटली कुछ सेकंड कुछ मिनट के लिए तो एनर्जी देगा, लेकिन आपके शरीर की कैफीन जो रहता है आपके शरीर को एकदम से चार्ज कर देगा और लंबे समय तक आप एनर्जेटिक नहीं रहेंगे। और आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा था रीता जी। अगर आप पानी में कुछ मिलाकर पीना चाहते हैं तो आप नींबू का जो रस रहता है, नींबू पानी आप पी सकते हैं बगैर शक्कर के, उसमें थोड़ा सा नमक डालकर, लेकिन आपको कब पीना है इसको, एक्सरसाइज खत्म करने के बाद। क्योंकि अगर आपके शरीर में इलेक्ट्रॉल की कमी हो गई है, पसीना, बहुत अधिक पसीना निकलने के बाद, तो ये इलेक्ट्रॉल की कमी को पूरा कर देगा। और एक कृष्णु जी हैं, उन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि उनका एग्जाम फॉर्म टाइम पर उन्होंने कोड दूसरा भर दिया था, क्या अब चेंज हो सकता है कि नहीं। तो मैं बता दूं कि अब कोई भी करेक्शन नहीं किया जा सकता। आपने जो कोड चुना होगा पोस्ट कोड, अब वो वैसा ही रहेगा जब आपने एग्जाम भरा था उस टाइम में। अब उसमें कोई भी करेक्शंस नहीं किए जा सकते। इसके अलावा एक प्रश्न और है, जो क्वेश्चन है वो ये है कि अभी एक सौरभ देशमुख जी है, उनका 18 अक्टूबर को फिजिकल एग्जाम है, और उनको अपना गोला इंक्रीज, उनको अपना शॉर्ट पुट इंक्रीज करना है। तो वो क्या अभी ज्वाइन कर सकते हैं जिम? 18 तारीख को उनका एग्जाम है और उनको अपना गोला इंक्रीज करना। देखिए, मैं सजेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप 18 अक्टूबर को आपका फिजिकल है तो काफी लंबा समय नहीं बचा है, और जिम वगैरह अगर आप करेंगे, और जो उसमें अगर आपने ओवर वेट उठा लिया और उससे आपका परमानेंट आपका हैंड डैमेज हो सकता है, तो आप कोशिश करिए कि जो एक्सरसाइज होती है शोल्डर की और हैंड्स की, आप उन्हीं को करिए और उसी से अपना गोला इंक्रीज करने की कोशिश करिए। और अगर आप इन चीजों को करोगे तो डेफिनेटली आपका गोला बढ़ेगा। क्योंकि आप अगर जिम वगैरह ज्वाइन करना चाहते हो तो अपने फिजिकल के बाद ही आप सजेस्ट करेंगे सर? नहीं, मैं जिम के लिए तो बिल्कुल अभी मना कर रहा हूँ। जिम का मैंने, देखो, पर्सनली एक्सपीरियंस है कि जिम जैसे जाओगे ना आप, तो आपका 7 से 8 दिन आपकी बॉडी पेन करेगी, ये गारंटी है मेरी भाई, ठीक है। आप थाई करते हो तो थाई दर्द करेगी, आप चिनम मारते हो तो हाथ दर्द करेंगे, मतलब कुल मिला के आपको जिम नहीं करनी है। आप डंबल्स मारोगे तो पूरे ये दर्द करेंगे आपके। तो आपको जिम क्यों ज्वाइन करना है? अभी बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि 7 से 8 दिन तो बॉडी पूरी पेन करेगी उसमें, तो आपको बहुत दिक्कत आ जाएगी। मनीष जी, मैं आपका भी इस प्रश्न पे कमेंट जानना चाहूंगा कि आपका क्या कहना है इसमें। मनीष जी, सुन पा रहे हैं आप हमें? जी सर। जी सर, जिम को बिल्कुल अवॉइड कर देना चाहिए सर अभी। उसके कारण अगर आप अभी जिम जाएंगे तो आपके मसल्स पेन करेंगे और प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएंगे। तो 8 से 10 दिन, अभी जैसा कि सर ने बताया, 7 से 8 दिन बॉडी को सेट होने में लगते हैं, चाहे वो ग्राउंड एक्सरसाइज हो, चाहे फिर वो जिम एक्सरसाइज हो। अगर आप ग्राउंड में अभी कंटिन्यू हैं तो ग्राउंड एक्सरसाइज से ही आप बेहतर करने की कोशिश करें। ठीक है, थैंक यू सर। एक जी। प्रश्न और है गोविंद जी, वो क्वेश्चन है कि लॉन्ग जंप करते समय इनका घुटना चटक गया था, रवि कुमार अहिरवार जी का, और उन्होंने दवाई भी करवा ली, इलाज भी करवा लिया, पर पहले जैसा नॉर्मल नहीं हुआ, तो क्या करना चाहिए? देखिए रवि जी, अगर आप सबसे अच्छा सजेशन ये है कि आपको थोड़े, आपके घुटने को थोड़ा रेस्ट की आवश्यकता है। क्योंकि घुटना अगर आपका चटका है तो डेफिनेटली उसमें सीरियस इंजरी हुई होगी। तो आप कोशिश करिए कि जितना आप रेस्ट कर सकते हैं उस घुटने को उतना रेस्ट दीजिए। क्योंकि हमारी मसल की टेंडेंसी होती है ह्यूमन बॉडी की कि जब भी उसको कोई डैमेज होता है तो उसको कुछ समय लगता है, वो खुद को रिपेयर अवश्य कर लेता है। तो उसको थोड़ा समय दीजिए, घुटने को ठीक होने दीजिए। अगर आप आवश्यकता से अधिक अभी उस पर दबाव डालेंगे, प्रेशराइज करेंगे, तो आपका घुटना सीरियसली और अधिक इंजर्ड हो सकता है, और फिर आपको आने वाली जो फिजिकल्स है उनमें प्रॉब्लम होगी। तो उसको थोड़ा रेस्ट दीजिए और किसी फिजिशियन से मिलिए। आप हो सकते हैं उसकी कुछ गर्म वाटर से या ठंडे वाटर से उसके सिकाई करिए, तो आपका घुटना ठीक हो जाएगा। उसके बाद आप कुछ दिनों बाद आप अपने घुटने को प्रॉपर यूज करके पट्टी और वो नीचे उसका, हाँ, मेडिसिन पट्टी का भी आप उपयोग कर सकते हैं। नी कैप जो रहती है, नी बैंड, उसका उपयोग कर सकते हैं, जिससे आपका जो मसल्स है वो प्रॉपर जगह पर सेट रहे और वो इधर उधर होकर डैमेज ना हो।
ऋतुराज सर, एक बच्चे का क्वेश्चन है कि इवेंट के पहले कॉफी पाउडर या कॉफी वाटर लेने से क्या होता है और उसकी जगह वो क्या ले सकते हैं ऑल्टरनेटिव? आप चॉकलेट खा सकते हो उससे पहले, सबसे बेटर है वो। कॉफी, जैसे कॉफी तो एक स्ट्रेस दूर करने के लिए होता है, कॉफी पाउडर जो आप बता रहे हैं वो एक स्ट्रेस दूर करने से, तनाव दूर करने के लिए होता है। तो आप सबसे बेटर है कि आप चॉकलेट खा लें। चॉकलेट एक एनर्जेटिक पदार्थ है, आप चॉकलेट खाओ बढ़िया, कैडबरी वगैरह जो भी है आप वो खा सकते हैं, वो बेस्ट है। जो आपने क्वेश्चन पूछा है सर, सर से जैसे सर ने बताया कि इवेंट के पहले कॉफी पाउडर का उपयोग या गर्म पानी के साथ जब आप ब्लैक कॉफी पीते हैं, आप उसमें मिल्क का उपयोग नहीं करते, शुगर का उपयोग नहीं करते। हाँ, तो वो इंस्टेंट आपको एनर्जी देगा, और जो क्योंकि उसमें हाई कैफीन होती है। और क्या होता है, वो हमारे अंदर की जो चयापचय जिसको हम बोलते हैं, है ना, तो उस चीज को बढ़ा देता है। तो क्या होता है, जिसको वेट लूज करना है, जिसका वजन ज्यादा है अपने बॉडी में, अगर वो कॉफी पाउडर पीकर गर्म पानी के साथ फिर कोई वर्कआउट करता है, तो उसके शरीर के जो एक्स्ट्रा फैट है वो बर्न होती है। अगर आप काफी लंबे समय से फिजिकल कर रहे हैं और आपकी बॉडी ऑलरेडी टॉन है और आपको किसी प्रकार का कोई वेट लूज नहीं करना है, तो मैं चाहूंगा कि आप इस कॉफी पाउडर को अवॉइड करिए, क्योंकि ये आपके वेट को और कम कर देगा और फिर आपको दिक्कत हो सकती है। एक बच्चे का क्वेश्चन है कि उनका फिजिकल 16 नवंबर को है और उनकी रनिंग 3 मिनट में आ रही है, 3 मिनट 15 सेकंड में। तो उनमें टाइम में रनिंग कितनी इंप्रूव हो सकती है लगभग 1-1.5 महीने की स्पैन में? नहीं मतलब ये लड़का है कि लड़की है? राजेश जय, ये एक लड़का है। 3-15, उसमें तो 3-15 बहुत ज्यादा है। हाँ, तो इनका डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगा 3 मिनट 18 सेकंड पे, 0 मार्क्स मिलेंगे। तो ये पूछना चाह रहे हैं कि 1 से 1.5 महीने का जो समय बचा हुआ है, अब 16 नवंबर को इनका फिजिकल है, तो इस दौरान ये कितना इंप्रूव कर सकते हैं अपने रनिंग में, अपनी तो परफॉर्मेंस? ये डिपेंड करता है बेटा, आपकी फिजिकल स्थिति क्या है। मतलब अगर आपका वेट बहुत अधिक नहीं है, आपका वेट एक स्टैंडर्ड जिसको हम बोलते हैं कि स्टैंडर्ड के अंदर है, हाइट के अकॉर्डिंग आपका अगर वेट है, तो आपकी रनिंग डेफिनेटली इंप्रूव हो सकती है। काफी टाइम है अभी, एक से लगभग 2 महीने के आसपास, 1.5 महीने के आसपास है। अगर आप प्रॉपर डाइट लेते हैं, प्रॉपर डाइट का उपयोग यूज करते हैं, और उसके बाद एक प्रॉपर शेड्यूल बना के रनिंग करते हैं, तो मैं मानता हूं कि आप चाहें तो इसमें काफी इंप्रूवमेंट कर सकती है। लेकिन अगर आपका वेट बहुत अधिक है और फिर अगर आप इंप्रूव करना चाहते हैं, तो जो पहले किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि आप ब्लैक कॉफी का उपयोग करके फिर रनिंग करिए, इससे आपका वेट लूज होगा और फिर आपकी जो टाइमिंग है वो कम हो सकती है। साथ ही मैं बता दूं कि जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर रहता है, जिनका ब्लड प्रेशर 130 से या उससे ऊपर बना रहता है, वो इन चीजों को अवॉइड करें, वो ब्लैक कॉफी का उपयोग ना करें, कॉफी पाउडर का उपयोग ना करें, क्योंकि ये हमारे ब्लड प्रेशर को थोड़ा बढ़ा देता है और ये हमारे बॉडी के लिए और हमारे लिए थोड़ा रिस्की हो सकता है। आपका रिच भी रहा क्या? एक प्रश्न और है, जो है कि क्या रनिंग से पहले प्री वर्कआउट ले सकते हैं कि नहीं? हाँ, बिल्कुल लेना चाहिए। प्री वर्कआउट आपको करना चाहिए रनिंग से पहले, क्योंकि अगर आप एज अ वार्म अप करने के लिए आप प्री वर्कआउट का उपयोग कर सकते हैं, बहुत अधिक हैवी वर्कआउट नहीं करना है, क्योंकि रनिंग में वैसे ही बहुत सारी ज्यादा एनर्जी। अच्छा, एनर्जी ड्रिंक का बारे में पूछ रहे हैं? जैसे रेड वगैरह वो आ रहा है, हाँ ले सकते हैं, कोई दिक्कत आप पी सकते हैं, अगर तो जो आप कंटिन्यू लेते हुए आ रहे हैं तो ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि मतलब जब आपका इवेंट्स हो आपने ले लिया, कभी लिए ही नहीं हो, तो फिर उसमें दिक्कत आएगी आपको, है ना। आप लेते आ रहे हैं तो आप ले सकते हैं, उसमें दिक्कत नहीं है। जैसा कि मनीष सर ने भी हमें बहुत अच्छा भी बताया हुआ था कि डाइट में हमें बाजार से जो चीजें आती है उनको अवॉइड करके जो हम घर में जो चीजें बना सकते हैं, उनका उपयोग आप कर सकते हैं। तो उन चीजों को कोशिश करिए कि उन्हीं चीजों का हम उपयोग करें। मार्केट पे ज्यादा विश्वास नहीं करें, क्योंकि बहुत ज्यादा उसमें केमिकल्स होते हैं और ऐसी चीप चीजों का उपयोग करते हैं जो हमारे हार्मफुल होती है। तो जैसे मनीष सर ने बताया था कि आप इस प्रकार से प्रोटीन पाउडर अपने घर में भी बना सकते हैं, या जो भी एनर्जी ड्रिंक अगर आपको बनाना है, तो वो आप फ्रूट्स का जूस हो सकता है, उसका उपयोग आप कर सकते हैं। तो उसको अगर आप उपयोग करेंगे तो वो हार्मफुल भी नहीं रहेगा और आपको फायदा देगा। इस विषय पे मैं मनीष जी की भी राय लेना चाहूंगा। मनीष जी, आपका क्या कहना है? प्रश्न बताएं सर। प्री वर्कआउट ले सकते हैं कि नहीं रनिंग से पहले, ये बच्चे का एक प्रश्न है। सर नॉर्मल वर्कआउट करना चाहिए, और सर ड्रिंक प्री के चक्कर में वर्कआउट ड्रिंक के बारे में बच्चा पूछ रहा है सर, कीजिए। सर मेरा मानना है केवल नमक और नींबू का घोल ही यूज करें, उससे उससे बेहतर ऑप्शन कुछ भी नहीं है। क्योंकि जैसा आपको किसी भी तरह के दूसरे आवाज नहीं आ रही है। अगर वो किसी भी तरह के दूसरे प्रोडक्ट लेता है, तो हो सकता है वो सर्दी जुकाम से ग्रसित हो जाए और अपना जो
रनिंग है उसको बेहतर तरीके से प्रदर्शन नहीं कर पाए। ठीक है, थैंक यू मनीष जी। जी एक सर। प्रश्न और है कि एक अनिल कुमार जी का, उनका है कि सर पूरा 1 साल से शिन पेन भी नहीं ठीक हो रहा है, बहुत इलाज करवा लिया, सर रेस्ट भी ले लिए, सिकाई भी कर ली, बट ठीक नहीं हुआ। सर इस बारे में मैं कहना चाहूँगा, शिन पेन, रनिंग का शिन पेन होना एक नॉर्मल बात है और उनको एक बेहतर डॉक्टर को दिखाना चाहिए था। लेकिन ये चीज़ें जो शिन पेन होता है ये ग्राउंड से पैदा होता है और ग्राउंड में एक्सरसाइज के माध्यम से ही खत्म होता है, लेकिन उनको प्रॉपर एक्सरसाइज उन्होंने नहीं की होगी, इस कारण वो शिन पेन आया होगा। एक बच्चे का इंटरेस्टिंग से प्रश्न है कि उसकी हाइट कर रहे हैं, अपनी हाइट कैसे बढ़ाए? सर हाइट तो केवल 18 साल तक का इशू है, उसके आगे कुछ बोल नहीं सकते। हाइट बढ़ती है लेकिन 18 साल तक ही बढ़ती है और उसकी एक्सरसाइज एक ताड़ासन होता है, वही करना पड़ता है, वो भी भूखा पेट सुबह सुबह मॉर्निंग में। अगर और इसके पॉजिटिव रिजल्ट हमारे बंदों को आए भी हैं, जो यहाँ बच्चे अग्निवीर की तैयारी करते हैं। और हाल ही में 56 बच्चों ने हमारे फिजिकल निकाला था, जिसमें 100 नंबर के 15 बंदे थे जिन्होंने 100 में से 100 मार्क्स अर्जित किए थे। अग्निवीर जो अभी जस्ट उसका रिजल्ट आया और 17 बंदे फाइनली उसमें सेलेक्ट भी हुए हमारे, क्योंकि कुछ मेडिकल में कुछ डॉक्यूमेंट में ऐसे करके वो लास्ट में 17 बंदे फाइनली अभी हुए हैं। जी तो सर कोच जी बहुत जी बहुत सर। धन्यवाद सर। मैं चाहता हूँ कि ऋतुराज सर एक प्रश्न पे सर अपना कमेंट करें कि लॉन्ग जंप में 2 महीने हो गए उनके कमर में दर्द हो रहा है, उमेश भाटी जी के, और सही नहीं हो रही है, तो क्या करना चाहिए? ये सर जो क्वेश्चन बच्चा जो पूछ सर रहा है कि जब में कमर में दर्द हुआ है, तो इसका जो सीधा सा जो इनने जो जंप लिया होगा वो प्रॉपर नहीं लिया होगा और इनका कहीं ना कहीं पैर या कुछ मुड़ा होगा और जिसकी वजह से हिप्स पे बैठे हैं नीचे कूदे हैं ना, सर तो इसका मतलब डायरेक्ट। सर जी इसका एक जी बड़ा मनीष कारण जी। इसका एक बड़ा कारण प्रॉपर वार्म अप भी हो सकता है। अगर उन्होंने प्रॉपर वार्म अप करके जंप नहीं लिया होगा, और जब हम वार्म अप नहीं करते हैं तो बॉडी पूरे तरीके से काम नहीं करती। हो सकता है उस दौरान जंप लेने के दौरान उन्होंने कहीं गलत पैर रख दिया हो, या जंप गलत स्टेप भी उसमें मायने रखते हैं। कभी कभी हम लोग देखते हैं बच्चे प्रॉपर स्टेप नहीं लेते, कभी बड़ा कदम कभी छोटा कदम इस तरह से रखते हैं, तो हो सकता है वो और कभी कभी ये भी होता है कि जो जहाँ से उनको टेकअप लेना है नज़र वहाँ पर भी रखते हैं। कभी कभी नज़र वहाँ से उठाकर वो सीधे जहाँ टारगेट उनको जो कूदना है उसको भी सेट करते हैं, तो दोनों जगह के चक्कर में वो फिर वो प्रॉब्लम हो जाता है सर। और सर सरफेस की हार्डनेस का मैं बताना चाहूँ, कई बार क्या होते हैं बच्चे प्रॉपर रेत की गट्टी का उपयोग ना करते हुए भी हार्ड सरफेस से भी लैंडिंग कर जाते हैं, उस वजह से हाँ, भी सरफेस प्रॉब्लम सरफेस का होती भी इशू सरफेस का भी इशू हो सकता है कम रेत में भी जंप लगाया हो, या हो सकता है काली मिट्टी में जंप लगाया हो। वो सर डिपेंड करता है उन कंडीशन क्या है उस समय की, हाँ तो सर इस हम कारण कर दो। फिर क्या आप बताना चाहेंगे इसके लिए क्या सॉल्यूशन है सर? क्या करना चाहिए उमेश भाटी जी? सर अब वो अगर वो सर नॉर्मल प्रॉब्लम नहीं है, अगर बहुत दिन से ठीक नहीं हो रही है तो वो जेन्युइन उनको अभी डॉक्टर को ही दिखाना चाहिए, क्योंकि अब ये एक्सरसाइज से ठीक होने वाला समय नहीं बचा है। बिल्कुल। तो मैं बताना चाहूंगा उमेश भाटी जी, आप प्रॉपर डॉक्टर को दिखाइए और हो सकता है अगर आप एक्सरे वगैरह करते हैं तो एक्सरे कराइए और देखिए कि कोई सीरियस इंजरी वगैरह नहीं थी हुआ। सर पीटीसी इंदौर के स्टूडेंट का एक क्वेश्चन है सर। जी जैन सर। जय हिंद। सर मुझे ये पूछना था कि जो डेली बेसिस पे रनिंग करते हैं तो उसमें जो स्वेट आता है ना, तो उस टाइम पे पानी कब कब पी सकते हैं? क्या था सेट स्क्वाट पसीने के बारे में पूछा। हाँ, तो पानी कब कब पी सकते हैं जो डेली बेसिस पे रनिंग करते हैं उसके बाद? देखिए अगर आपको पसीना बहुत हैवी पसीना आ रहा है तो एकदम से आप पानी को मत पीजिए, और पानी पीने का ग्राउंड में अगर आपके उस्ताद ने बताया हो सही तरीका क्या है, पानी को हमेशा घुटनों पर या नीचे बैठ के पीना है। और गलती क्या करते हैं हम कई बार खड़े खड़े हमारी चार्ज बॉडी है और बॉडी में गरम गरम सीधा पानी पी लेते हैं, तो वो हमारे लिए नुकसानदायक होता है। तो कोशिश करिए कि बैठ के ही हम पानी पिए और सिप करके पानी पीजिए। कभी भी पानी को, जो बॉटल है जिससे भी आप पानी पी रहे हैं उसको इससे एयर में ले जाकर पानी नहीं पीना है। कोशिश करिए कि सिप करके पानी पिए, थोड़ा थोड़ा पानी पिए, एकदम से पानी ना पिए, हल्का सा सिप करके इतना ही पानी पिए जिससे आपका गला जो सूख चुका है वो गीला हो जाए। ऐसा पेट भर के पानी हमको नहीं पीना है। ठीक है, थैंक यू सर। वेलकम। क्वेश्चन है
जब इम्प्रूव करने के लिए कुछ टिप्स बता दीजिए सर। बता दो। जंप इम्प्रूव करने के लिए तो सबसे पहले तो जैसे मनीष सर ने भी आपको बताया था कि आपका मास्टर लेग जंप में बहुत उपयोगी होता है, तो आप प्रॉपर ट्रैक का उपयोग करिए और अपने जो फुट है आपके उनको नाप कर ही दौड़िए कि आपको कितनी हाइट से कितने कदम लेकर आपको दौड़ना है। बहुत अधिक लंबा ट्रैक अगर आप उपयोग करेंगे तो उससे अभी आपको नुकसान होगा कि आपकी आधी एनर्जी ट्रैक पे दौड़ती हुई निकल जाएगी। तो पहले आप छोटे स्टेप्स लीजिए, उसके बाद अपनी स्पीड को बढ़ाइए और जो सरफेस, जो हार्ड सरफेस, जो पटिया वहां पर लगा रहता है उसका प्रॉपर उपयोग करिए। अगर आपका पैर उस पटिए पर प्रॉपर तरीके से आता है और आप लिफ्ट करते हो, बॉडी को आगे फेंकते हो, उछालते हो और छोटा शेप बनाइए और एक पूरा झटका दीजिए और हवा में उड़ने की कोशिश करिए। तो इससे आपका जो लॉन्ग जंप है वो जरूर इंप्रूव होगी। और साथ ही साथ मैंने वीडियो में भी बताया था और मैं मनीष सर से भी जानना चाहूंगा कि वो क्या एक्सरसाइज बताते हैं कि आप बॉडी को थोड़ा लिफ्ट करके कूदने की कोशिश करिए, जैसे मेंढक उछलता है वैसे उछलने की कोशिश करिए, उसकी प्रैक्टिस करिए। तो उससे क्या होगा, आपकी बॉडी हैबिचुअल होगी ऊपर जाने में। इसमें मैं मनीष सर आपकी भी राय जानना चाहूंगा कि हम गोपी जी को और क्या टिप्स दे सकते हैं इनसे। बस सर वो उस लॉन्ग जंप के लिए प्रॉपर एक्सरसाइज है सर। और अब अगर मैं अभी इतनी दूर से बैठकर मैं केवल उनको यही सजेस्ट करूंगा कि वो जहाँ से भी टेकअप ले रहे हैं उसके आगे 2 से 2.5 मीटर पे वो हाई जंप के स्टैंड लगाएं और 2 फीट से 2.5 फीट पर वो या तो एक पाइप लगाएं या एक रस्सी लगाएं और कोशिश करें उसको क्रॉस करने की। तो बहुत जल्दी वो कवर कर जाएंगे। बिल्कुल हाइट सर, मिलेगी, हाइट मिलेगी तो जंप अपने आप से बढ़ेगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल डेफिनेटली। ये सर ये इनका कुछ अब कुछ समय बचा है इसलिए यही बेहतर ऑप्शन है उनके पास। हाँ सर। हाँ, गोपी बिहार जी का एक क्वेश्चन है, रनिंग से पहले ही बहुत कहाँ से लगे हूँ, बहुत घबराहट होने लगती है, वो सबके साथ में होता है, आप अकेले नहीं है उसके। रनिंग से पहले मतलब वो सभी के साथ होता है, ऐसा कोई सा दुनिया में इंसान नहीं है जिसको रनिंग से पहले डर नहीं लगता हो, सभी को डर लगता है। सर उसके लिए इनको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा और अगर हम लोग मेहनत से, ईमानदारी से अगर हमने मेहनत की है, 100% ग्राउंड को दिया है, तो लास्ट मोमेंट पे हमारे साथ ऐसा कभी भी नहीं होता, मेरा ऐसा मानना है। और इसके से सिंपल सी मेडिटेशन ही बता देता हूँ सर। मेडिटेशन आप काम करिए, अपने दोनों हाथों को यहाँ पर रखिए, लंबी गहरी सांस लेते हुए हाथ को ऊपर लेके जाइए और दोनों कानों के पास लेके फिर धीरे धीरे सांस लेते हुए नीचे आइए। इससे क्या होगा, आपका कॉन्सेंट्रेट अपने अंदर आ जाएगा, अपनी सांसों को महसूस करिए, लंबी गहरी सांस लीजिए, यही इलाज है उस घबराहट से बचने का। एक प्रश्न है, वो प्रश्न ये है कि उनका जो फिजिकल है वो नवंबर में होना है और अभी इनको क्या करना चाहिए, 800 मीटर ही रनिंग करते रहे हैं या कि इनको लंबी रनिंग करनी चाहिए या टेम्पो रन्स करनी चाहिए, क्या शेड्यूल होना चाहिए? देखिए ऐसा कि आपने बताया कि नवंबर में आपका फिजिकल जो 8, अगर ये आपका क्वेश्चन जो है थोड़ा क्लियर नहीं है कि आप कितना दौड़ने वाले हैं। नवंबर में जो आपका फिजिकल है उसमें आप 800 मीटर दौड़ने वाले हैं, 1600 मीटर दौड़ने वाले हैं। 800 मीटर ही की दौड़े इनकी, बट ये पूछ रहे हैं शेड्यूल क्या होना चाहिए, क्या मुझे 800 मीटर रोज तैयारी करनी चाहिए, मुझे 1600 या 5 किलोमीटर की दौड़ करनी चाहिए, ऐसा शेड्यूल क्या होना चाहिए? 800 नहीं, 5 किलोमीटर रनिंग की आपको आवश्यकता नहीं है, डेली आप इतना ना दौड़े। प्रॉपर शेड्यूल बनाएं कि वीक में 5 दिन अगर आप रनिंग करते हैं तो उसमें 2 दिन आपकी लॉन्ग रनिंग होना चाहिए, 1 दिन आपका स्प्रिंट के लिए होना चाहिए और 2 दिन आपका 800 मीटर के लिए होना चाहिए। इससे क्या होगा, आपकी लॉन्ग रनिंग से आपका स्टेमिना डेवलप होगा और स्प्रिंट से आपकी स्पीड बढ़ेगी। तो कोशिश करिए कि आप इस प्रकार का शेड्यूल का उपयोग करें और नवंबर तक डेफिनेटली आपकी 800 मीटर बेहतर हो जाएगी। और मनीष सर, आप और क्या सजेस्ट करना चाहेंगे इसमें प्लीज? सर मैं तो मेरा शेड्यूल तो थोड़ा अलग रहता है सर। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं बच्चों को 45 मिनट का वार्म अप कराता हूँ, वो भी हार्ड वार्म अप रहता है सर। और उसके बाद मैं 400 मीटर के 2 राउंड उनको, मतलब टोटल 800 मीटर ही 2 राउंड उनको नॉर्मल छोड़ता हूँ। फिर उसके बाद 1 राउंड उनको पैदल रिलैक्स छोड़ता हूँ। इसके बाद 400 मीटर के मैं 2 स्प्रिंट लगवाता हूँ उनसे। स्प्रिंटों के बाद उनको नॉर्मल 1 राउंड पैदल चलवाता हूँ 400 मीटर, फिर 800 मीटर के 2 स्प्रिंट लगवाता हूँ सर जी। इसके बाद फिर उनको कर्व प्रैक्टिस कराता हूँ 8 से 10। वो बहुत आवश्यक है सर। कर्व प्रैक्टिस, क्योंकि सर जो आपको बीट मिलेगी वो कर्व पे ही मिलेगी, तो कर्व प्रैक्टिस देना बहुत जरूरी है। उसके बाद फिर मैं 80 मीटर के 80 मीटर 50 मीटर स्प्रिंट लगवाता हूँ 5-5। तो उससे काफी एक
थकने के बाद जो काम करते हैं स्टेमिना वहीं से पैदा होता है। तो बच्चे जी, क्या जी। जितना हम जितना कराएंगे उतनी उनकी कैपेसिटी बढ़ती जाएगी। तो मेरा मानना यही है। और फिर उसके बाद रिलैक्स एक्सरसाइज कराते हैं, स्ट्रेचिंग कराते हैं, कम से कम 45 मिनट का एक सेशन वो, तो 2 से ढाई घंटे का हमारा पूरा फिजिकल चलता है। तो बच्चे काफ़ी हद तक बहुत अच्छा कर रहे हैं। और कोशिश रहेगी, पिछली भर्ती के दौरान मेरे 6 बंदे एमपी पुलिस में शामिल हुए थे, इस बार और बेहतर रिजल्ट देने की कोशिश है सर। कि और सर क्योंकि निःशुल्क की एकेडमी है तो भगवान साथ भी देता है, बहुत बच्चे निकल भी रहे हैं। सर एक प्रश्न और है जी। कि अपनी रनिंग इंप्रूव कर रहा है, वर्कआउट बहुत मतलब रनिंग पे ज्यादा फोकस्ड है, बट साथ ही साथ उसका शॉर्टपुट कम होता जा रहा है। अगर वो रनिंग पे ज्यादा ध्यान दे रहा है तो उसका शॉर्टपुट कम हो रहा है, ऐसा क्यों? नहीं सर, सोच का फर्क है सर, कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने ऐसी मेंटेलिटी बना ली है कि मैं दौड़ रहा हूं तो मेरा शॉर्टपुट कम हो रहा है। ऐसा कभी भी नहीं होता, क्योंकि पर्टिकुलर रनिंग की एक्सरसाइज अलग होती हैं, गोले की एक्सरसाइज अलग होती हैं, लॉन्ग जंप के लिए एक्सरसाइज अलग होती हैं। तो हम ये नहीं बोल सकते कि रन कर रहे हैं तो हमारा गोला, हाँ हो सकता है कि आप प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे हैं, उसका फर्क जरूर पड़ सकता है। ये कारण हो सकता है कि सर ये रनिंग जी। में बहुत एनर्जी यूज कर लेते हैं और उसके बाद प्रॉपर डाइट नहीं मिलने की वजह से जब बॉडी के अंदर जब गाड़ी में ईंधन ही नहीं बचेगा तो फिर आप उसको जी स्पीड कैसे? जी सर जी। एक प्रश्न और है कि एक बच्चा सर एसएससी जीडी का भी फिजिकल स्टार्ट होने वाला है, तो उसको 1600 मीटर की रनिंग है, तो उसके लिए जी क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है? इस संबंध में वो जानना चाह रहा है। सर, अब एसएससी जीडी का तो अभी फिजिकल वर्तमान में चल ही रहा है सर, क्योंकि बच्चे रोज डेली मेरे पास से भी जा रहे हैं। तो अब इतनी जल्दी तो तैयारी, 1600 मीटर भी बहुत हार्ड रनिंग है, हम उसको नॉर्मल तो नहीं समझ सकते। तो इतनी जल्दी किसी भी चीज़ की तैयारी नहीं होती है। लेकिन मैं उनसे बोलूँगा कि अपना मन बनाकर बेहतर प्रदर्शन करें वहाँ पे, बस अब यही बोल सकते हैं सर। लास्ट मूवमेंट है, क्योंकि अगर सुधार करना होता है तो आप सर फिजिकल से खुद समझते हैं 5 से 6 महीने फिजिकल, एक अच्छा फिजिकल तैयार करने के लिए ज़रूरत होती है। तो इतनी जल्दी हम क्या इम्प्रूव कर सकते हैं सर? नहीं हो सकता। और लेकिन उनको मन बनाकर और कंटिन्यू ग्राउंड में जब एक बार रन स्टार्ट होता है तो रुकना नहीं है, आप अपना रन पूरा करें, बेहतर कर पाएंगे। बिल्कुल रीता अहिरवार जी, मन छोटा करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके अंदर स्टेमिना है, गॉड गिफ्टेड है, स्टेमिना होता है, कुछ लोगों को उसको हाँ। इम्प्रूव करना पड़ता है, कुछ लोगों के पास पैदाइशी होता है। अब तो हम अगर आपके पास है तो आप डेफिनेटली 1600 मीटर जीडी भी क्लियर कर पाए। बस रुकना नहीं है, यही ध्यान रखना है। दौड़ने के दौरान आप पास हो जाएंगे निश्चित। अब हम ये जस्ट हमारा आखिरी क्वेश्चन ले रहे हैं, जो पुष्पकांत यादव से पूछ रहे हैं कि ये लॉन्ग जंप इनकी ठीक ठाक है, अच्छी हो रही है, बट इनके साथ प्रॉब्लम ये है कि ये फाउल कर देते हैं बार बार, तो इसको कैसे सुधारें? सर सर हम मैथ्स का सवाल लगाते हैं, नहीं आने पे उसको अगर 50 बार करते हैं तो वो अपने आप कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है हो कहाँ से रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत जब हम करते हैं, अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा जंप को फोकस करेंगे तो उनको समझ में आएगा मेरे कदम कहाँ अप डाउन हो रहे हैं। बराबर कदम लेंगे तो वो फाउल की समस्या खत्म हो जाएगी। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब सबसे पहले मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप सभी ने बहुत सारे एस्पेक्ट्स को कवर किया अपने बताते समय कि कैसे फिजिकल एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए, क्या क्या डाइट होना चाहिए आपका, आपको अपना स्टेमिना साथ ही साथ टेम्पोरेंस पे भी फोकस करना चाहिए। अनुरक्ति मैम, ओवर टू यू मैम। आवाज आ रही है राहुल? जी मैम। अभी किसी का क्वेश्चन है तो हम एक आध लास्ट क्वेश्चन एड्रेस कर सकते हैं, नहीं तो फिर हम वाइंड अप करेंगे। जी मैम, लास्ट क्वेश्चन था कि किसी ने क्वेश्चन किया था कि फिजिकल के दौरान क्या हम दोनों टाइम सुबह और शाम प्रैक्टिस के लिए जा सकते हैं। तो मेरा और मुझे लगता है मनीष सर मुझसे एग्री करेंगे कि आप काफी कम समय बचा है तो आप कोशिश करिए कि एक ही टाइम में आप ग्राउंड पर जाएं और एक टाइम अपनी बॉडी को रिलैक्स होने के लिए टाइम दें। क्या कहते हैं मनीष सर, आपका क्या सजेशन है? जी सर, बिल्कुल सही है सर, बॉडी को रिलैक्स मिलना भी जरूरी है और एक टाइम की प्रैक्टिस बहुत होती है, कर लेना चाहिए ऐसा। तो अपन क्या है, पूरा का पूरा इसी को दे रहे हैं सर। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी आपको, और हमारे जो ऋतुराज जी और गोविंद जी हमारे साथ हैं, उनको भी बहुत प्रोफेशनली आपने बच्चों की क्वेरीज एड्रेस करी, और फिजिकल एग्जाम से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं वो आपने एक ऑनलाइन सेशंस के द्वारा इतने अच्छे तरीके से बताई। आप लोग बहुत निश्चित ही बधाई के पात्र हैं। और सभी बच्चों को भी धन्यवाद, आपने बहुत अच्छे से क्वेश्चंस पूछे और हर प्रकार की क्वेरी अपनी एड्रेस की है। और स्टेट नोडल सेंटर की तरफ से हम आपको आगे की आपकी तैयारी
के लिए, अभी का जो फिजिकल है उसके लिए, और आगे अगर प्लान कर रहे हैं उसके लिए हम आपको बेस्ट विशेस देना चाहेंगे। हमारे साथ डीआईजी सर डॉक्टर विनीत कपूर सर भी ज्वाइंट हैं। मैं सर को इनवाइट करती हूँ सर आपके क्लोजिंग रिमार्क्स के लिए सर। हाँ, बहुत अच्छा डिस्कशन हो रहा है और मुझे बहुत खुशी है कि आप लोग सभी लोग बहुत अच्छे से इसमें पार्टिसिपेट किया है, और जो लेवल ऑफ डिस्कशन है वो जो भी समस्याओं का समाधान है वो बहुत अच्छे से हमारे एक्सपर्ट पैनल ने उसमें किया है। तो मैं आप सभी को बधाई देता हूँ कि बहुत अच्छे से ये सब चीजें संचालित हुई हैं। हमारे बीच में अभी RI भोपाल श्री जय सिंह भी हैं हमारे साथ। उन्होंने बहुत सारी भर्तियां कराई हुई हैं और वो भी मोटिवेशन के लिए आपसे 2 शब्द बोलेंगे, उसके बाद मैं कंक्लूड करूंगा। नमस्कार सभी को। जैसा कि अभी 19 नवंबर से हमारा फिजिकल शुरू होगा, तो मेरा सभी लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि जहां भी आप लोग फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं, आपको एक्स्ट्रा एफर्ट ऐसा नहीं लगाना है कि हम कोई चोट लगा बैठे। कई बार क्या होता है कि जब हम लोग फिजिकल की तैयारी करते हैं तो इतना ज्यादा जोर से तैयारी करते हैं कि हमारे जो मसल्स हैं वो फट जाते हैं, जिससे व्यक्ति दौड़ना तो क्या चल भी नहीं पाता है। तो हमें जब भी फिजिकल की तैयारी करें, पहले सबसे पहले प्रॉपर वार्म अप करें। एक साथ स्प्रिंट लगाने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले अच्छे से वार्म अप करें, और वार्म अप करने के बाद जब शरीर आपका गर्म हो जाए उसके बाद ही आप लोग दौड़ वगैरह करें। साथ ही साथ जब भी दौड़ होगी तो दौड़ में हम लोगों को जो हमारा जो घेरा है, जैसे ही हमें समय मिले तो घेरे का जो परिधि की तरफ हमको लेफ्ट तरफ दौड़ना है। कुल मिलाकर के ये है। तो सबसे पहले तो ये है कि सुबह जगने के बाद वार्म अप करें, और वार्म अप के बाद ही स्प्रिंट या तेज दौड़ करें। हमें दौड़ में सबसे चीजें ये ध्यान रखना है कि कभी भी एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना। एक्स्ट्रा कई बार क्या होता है कि हम जब तैयारी करते हैं तो हम अपनी तरफ से इतना तेज, जैसे ही सुबह जगे हमारी बॉडी गर्म नहीं है और हम एकदम से दौड़ लगा रहे हैं, तो हमारे जो मसल्स हैं वो फट जाएंगे निश्चित रूप से, और फिर आप पैदल भी नहीं चल पाएंगे। तो पहले हमारा शरीर प्रॉपर वार्म अप हो और उसके बाद ही हम आगे की कार्रवाई करें फिजिकल के संबंध में। और मेरी तरफ से सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। निश्चित रूप से आप सभी लोग हमारे जो पैनल में हैं, जैसे ऋतुराज हैं, सुबेदार साहब हैं और ये गोविंद हैं, ये बहुत ही काबिल पुलिस अधिकारी हैं, और हमारे यहाँ जो परेड ग्राउंड में जो बच्चे आते हैं उनको निरंतर रूप से ये तैयार करते रहते हैं। और जब भी आप लोगों को लगे तो हम लोग फोन पे हमेशा आपके लिए अवेलेबल हैं। आपको जो भी सुझाव या आपकी जो भी जिज्ञासा हो उसको हम प्रतिपूर्ति करने के लिए हमेशा हमारी टीम आपके लिए तैयार रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मैं ये भी थैंक यू जय सिंह जी। अब मैं ये बताना चाहूंगा कि जितना आप लोगों ने अभी समझा है, डिस्कस किया है, उसका पालन करें। सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोग सब हमारे पुलिस परिवार से जुड़े हुए बच्चे हैं, और हम लोग चाहेंगे कि आप लोगों को बेस्ट गाइडेंस मिल पाए ताकि आप कंपटीशन में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकें। जो फोन नंबर्स हमारे एक्सपर्ट्स के हैं वो आप लोग शेयर करें। अनुरक्ति मैडम, आप लोगों ने शेयर करवा दिए नंबर्स? नंबर अभी करवा देते हैं सर। अभी करवा शेयर कर देंगे। चैट में डाल दीजिए, चैट में नंबर डाल दीजिए। और उसके अलावा जो हमारा दिशा लर्निंग सेंटर का नोडल ऑफिस है उसके भी नंबर्स आपके पास हैं ही। तो आप हम लोग इसका एक रिपीट सेशन भी कर सकते हैं अगर डिमांड हुई तो, क्योंकि ये है। और कुछ डेमोन्स्ट्रेशन के वीडियोस मैं चाहूंगा कि आप लोग अपलोड करें। ऋतुराज, आप देख लें इसको, कुछ इसके वीडियोस अपलोड करें कि आदर्श रूप से हम किस तरह से करेंगे। एक बात और मैं बताना चाहूंगा जो हमारे सीनियर अफसरों के बीच में कई बार चिंता का विषय बना रहता है कि जब आप लोग परीक्षा देने जाते हैं आउटडोर की, तो कई बार होता है कि बच्चों का ग्लूकोज लेवल ठीक नहीं रहता, या खा पी के, मतलब जितना एडिक्वेट है बिल्कुल ही ऐसा नहीं करना है कि आप बिल्कुल भी आपके जो बॉडी में पोषक तत्व नहीं है और आप जो है इतनी ज्यादा हैवी एक्सरसाइज करना शुरू कर दे। कई बार बच्चे
जो अभ्यर्थी होते हैं वो बेहोश हो जाते हैं। 2-3 बार पिछले साल ऐसे भी इंसिडेंट हुए हैं कि लोगों की जान भी चली गई। तो वो एक बड़ा ही मतलब विचारणीय विषय है कि हमारे को अपने स्वास्थ्य के बारे में ये ध्यान रखना है कि जब हम एग्जाम देने जा रहे हैं कई बार घंटों वेट करना पड़ता है, तो आपका जो बॉडी में न्यूट्रिशन है वो ठीक होना चाहिए, ग्लूकोज का लेवल ठीक होना चाहिए, हाइड्रेशन अच्छा होना चाहिए। हाइड्रेशन का मतलब होता है पानी पीना। तो पानी का जो शरीर में वो संचार रहता है वो बहुत जरूरी रहता है कि वो ठीक रहे। तो एग्जाम का दिन जो होता है, देखिए तैयारी आप कितनी ही कर लीजिए, एग्जाम का दिन और उसकी परिस्थितियां हमेशा अनुकूल रहेंगी जरूरी नहीं है। कई बार बोलते हैं आज मैं तैयारी तो बहुत अच्छी थी पर इट वाज नॉट माय डे। इट वाज नॉट माय डे मतलब वो दिन मेरा नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि बहुत अच्छा जानते बूझते भी, सब समझते हुए भी मैं उस दिन परफॉर्म नहीं कर पाया। तो ऐसा क्यों होता है? इसके बहुत सारे कारण होते हैं। तो मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से आपको सकारात्मक रहना है।